हेलो फ्रेंड्स। मैं अभी एक नई स्टोरी अपलोड की है, उसे भी जाकर सपोर्ट कीजिए। आप सभी को वह कहानी जरूर पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो लो, क्योंकि इसी तरह की कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। तब चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में जय ने उस पाइनिजन को हरा दिया था, साथ ही उसका डेंटियन भी ठीक हो चुका था। इसके साथ ही उसका माइंड स्पेस भी सही हो चुका है। अब जय को कल्टीवेशन का सफर शुरू करना था, लेकिन कल्टीवेशन का सफर शुरू करने के लिए एक प्रैक्टिस मेथड की जरूरत होती है। गाय नरफादर जय से कहते हैं, अब तुम्हारा प्रैक्टिस मेथड चुनने का समय आ गया है। जय कहता है, क्या मैं अब सच में कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकता हूं? तभी गाय नरफादर उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें अपने मास्टर पर कोई शक है? इस पर जय भींगी मुस्कान के साथ अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, नहीं, नहीं। गाय नरफादर, बिल्कुल नहीं। तभी गाय नरफादर कहते हैं, किसी कल्टीवेटर की कल्टीवेशन की पूरी यात्रा में उसका सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही होता है कि वह किस तरह का प्रैक्टिस मेथड चुनता है। इस दुनिया में दो तरह के कल्टीवेशन मेथड होते हैं। पहले वे मेथड जो सभी इविल सेक्ट प्रैक्टिस करते हैं। इन मेथड्स में दूसरे कल्टीवेटर के खून और एनर्जी की जरूरत होती है। दूसरे वे मेथड जिनमें कोई इंसान स्वयं प्रैक्टिस के जरिए पायनवर इकट्ठा करता है। हालांकि इविल मेथड इन मेथड की तुलना में आपकी कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका कल्टीवेशन आगे बढ़ता है, इन मेथड्स में खून और एनर्जी सोखने की जरूरत बढ़ जाती है, और एक समय पर ये कल्टीवेटर राक्षस में बदल जाते हैं, जो पाइनवर्स के नशे कई मासूम लोगों की जान भी ले लेते हैं। इस पर जय कहता है, क्या कोई इन मेथड्स को प्रैक्टिस भी करता है? तब गाइंड फादर कहते हैं, तुम जहां अभी तक रहे हो वो दुनिया बहुत ही छोटी है। तुमने अभी तक काफी कम दुनिया देखी है। ये कहते कहते गाइंड फादर की आंखों में गंभीरता को देखा जा सकता था। जय गाइंड फादर की आंखों में गंभीरता को देखकर पूछता है, क्या आपकी इस हालत के पीछे इविल सेक्ट ही जिम्मेदार है? इस पर गाइंड फादर उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, अभी तुम्हारा यह सब जानने का समय नहीं आया। इस पर जय अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, पर लेकिन तभी गाय नडफादर कहते हैं, ये सब छोड़ वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अभी तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा प्रैक्टिस मेथड चुनते हैं। इसके बाद गॉडफादर अपनी स्टोरेज रिंग से 11 के लगभग प्रैक्टिस मेथड निकालते हैं, और उनमें से एक मेथड को देखकर गॉडफादर के चेहरे पर उदासी आ जाती है। जय भी यह महसूस कर लेता है, और वह उस स्क्रोल को देखने लगता है जिसमें वह प्रैक्टिस मेथड था। वह स्क्रोल बाकी सभी स्क्रोल से कुछ अलग था। वो इसलिए क्योंकि बाकी सभी स्क्रोल उसी रंग में जल रहे थे जिस रंग से वे बने थे, लेकिन ये स्क्रोल बिल्कुल काले रंग का था। लेकिन फिर भी इसमें से निकलने वाली रोशनी बाकी सभी रोशनी से अलग और कुछ ज्यादा ही फीकी दिख रही थी। इस पर जय उस प्रैक्टिस मेथड की ओर उंगली करते हुए गॉडफादर से पूछता है, गॉडफादर, ये कौन सा मेथड है? इस पर गॉडफादर जय से कहते हैं, ये हेवनली मेथड है जय। ये इन सभी से अलग मेथड है। हालांकि तुम्हें यह मेथड बाकी सभी से कमजोर दिख रहा होगा, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिसे इवॉल्व किया जा सकता है। इसकी तुलना किसी नॉर्मल इवोल्यूशन से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसे प्रयोग करने वाला इतिहास में सिर्फ एक ही था, जो इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर इंसान था, और इस कॉन्टिनेंट पर करीब 1000 सालों तक राज किया। लेकिन उसके मरने के बाद यह मेथड खो गया था। लेकिन किस्मत से यह मुझे मिल गया। अब मैं इसे अपनी अच्छी किस्मत कहूं या बुरी? यह कहकर गॉडफादर के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान आ जाती है। जय इस मुस्कान को देख लेता है। वह समझ जाता है कि गॉडफादर का इस मेथड से कोई रिश्ता है। लेकिन जय यह भी जानता था कि गॉडफादर उसे कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए वह कुछ नहीं पूछता, और गॉडफादर के सामने झुकते हुए उनसे कहता है, आप मेरे मास्टर हैं, और मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूं। आप मुझे जो भी सिखाएंगे मैं उसे खुशी खुशी सीख लूंगा, चाहे वह मेरे लिए कितना ही खतरनाक हो। गॉडफादर उसे इस तरह देखकर अपने फैसले पर खुश हो रहे होते हैं, और वे जय से कहते हैं, मैंने जो अभी तुम्हें हेवनली मेथड के बारे में बताया था वो केवल उसकी अच्छी बातें थीं। अब मैं तुम्हें इसकी खामियां बताने जा रहा हूं। इस पर जय कान लगाकर सुनने को तैयार हो जाता है। गॉडफादर अपने हाथ में एक प्रकार की आग जलाते हैं, जो रंग में कुछ नीले और सफेद रंग के मिश्रण जैसा था। उस आग के जलते ही आसपास का वातावरण अजीब हो जाता है। आसपास ठंड है या गर्मी, इसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था। गॉडफादर उस आग को जय को दिखाते हुए कहते हैं, ये एक स्काई फायर है। कहा जाता है जब इस दुनिया की उत्पत्ति हुई तो इस दुनिया में कई सारी हेवनली ऊर्जा के आपस में मिलने से इन फ्लेमस का निर्माण हुआ। इसी तरह कई अन्य चीजें भी हैं जिनका निर्माण हुआ, और आगे चलकर तुम इन चीजों को देखोगे और सामना भी करोगे। गॉडफादर आगे कहते हैं, मेरे पास जो फ्लेम है वह चौथे नंबर की स्काई फ्लेम है, जिसका नाम स्काई फ्रीजिंग एंड अर्थ वार्मिंग फ्लेम है। इसमें गर्म और ठंडा दोनों तरह के गुण हैं। मैं तुम्हें जो टेक्निक सिखाने वाला हूं वह इन्हीं फ्लेमों और इस तरह की चीजों से ही पावरफुल बनती है। लेकिन इन चीजों को अपने शरीर में धारण करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने तुम्हें जो किताबें दी थीं
उनसे तुम्हें ये तो मालूम हो ही गया होगा कि ये एक स्काई फ्लेम किसी एल्केमिस्ट के लिए कितना बड़ा खजाना होती है। लेकिन इन पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसे लगभग नामुमकिन के बराबर माना जा सकता है। और तो और जब भी तुम किसी नई स्काई फ्लेम को धारण या काबू करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें इतना दर्द होता है कि तुम्हारी रूह तक के टुकड़े होने का एहसास हो। जय यह सुनकर डर रहा होता है। गॉडफादर भी उसकी घबराहट को देख लेते हैं और आगे समझाते हुए कहते हैं, इस हेवनली मेथड को जब भी तुम ताकतवर बनाना चाहोगे, तो तुम्हें हर बार एक नई हेवनली स्रोत को अपने शरीर में धारण करना होगा। यह प्रक्रिया इतनी खतरनाक होती है कि हर बार तुम्हें जान का खतरा होगा। इस हेवनली मेथड के बारे में उपस्थित दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि इसे प्रैक्टिस करने वाले करोड़ों में से कोई एक ही होता है जो इसे धारण कर पाता है। जय यह सुनकर और ज्यादा घबरा जाता है। इस पर गॉडफादर कहते हैं, तुम मेरे शिष्य हो और सच बताऊं तो मैं चाहता हूं कि तुम इस हेवनली मेथड को प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं इस स्पिरिट फॉर्म में रहकर घुट चुका हूं। लेकिन इस हेवनली मेथड की मदद से तुम भविष्य में मेरे लिए एक बॉडी बना सकते हो। लेकिन मैं तुम पर कोई भी चीज हावी नहीं करना चाहता। तुम चाहो तो इन मेथड्स में से कोई भी मेथड चुन सकते हो, तुम तब भी मेरे शिष्य रहोगे। जय गॉडफादर की सारी बातों को सुनकर उनके स्पिरिट रूप को देख रहा होता है और वह यह भी महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है कि न जाने कितने समय से गॉडफादर इसी तरह है। वह गॉडफादर को देखकर कहता है, मिजय सिंह, आपसे यह वादा करता हूं मास्टर कि एक दिन मैं आपको आपकी सारी परेशानियों से बाहर निकालूंगा। मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि मैं आपके लिए एक बॉडी भी बनाऊंगा। इसके बाद जय उस काले स्क्रोल को ले लेता है जिसमें हेवनली हेवनली मेथड था। इसके बाद जय गॉडफादर से पूछता है, मैं इसे किस तरह सीख सकता हूं। जय की इस बात पर गॉडफादर जय के सर पर मारते हैं और कहते हैं, क्या आज तक तुमने एक भी टेक्निक का स्क्रॉल नहीं देखा? किसी भी मैजिकल स्क्रॉल से टेक्निक सीखने के लिए उसमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का छोटा सा हिस्सा डालते हैं। जय ऐसा ही करता है। वह उस स्क्रॉल को खोलता है और उसमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को डालता है। जैसे ही जय अपनी मेंटल स्ट्रेंथ उस स्क्रॉल में डालता है, उस स्क्रॉल में से एक तेज रोशनी निकलती है और सीधे जय के सिर में घुस जाती है और जय की आंखें बंद हो जाती हैं। अब जय को अपने सामने एक इंसान की कई मुद्राएं घूमते हुए दिखाई देती है, जो किसी प्रैक्टिस की तरह लग रही होती है। जय जैसे ही इन्हें समझता, उसके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं और इन बदलावों से उसे असहनीय दर्द होता और उसकी चीख भी निकल जाती। लेकिन जय इस दर्द को सहता है। उस मेथड में कुल 108 मुद्राएं थीं। जय एक एक कर इन सभी को समझने लगता है। हर मुद्रा के साथ उसको होने वाला दर्द भी बढ़ने लगता। इसी तरह 9 दिन गुजर जाते हैं। जय अब तक 100 मुद्राओं को सीख चुका है। लेकिन जैसे ही वह 100 पहली मुद्रा को समझने की कोशिश करता है, इस बार उसको होने वाला दर्द पहले से हजारों गुना बढ़ चुका है। वह किसी तरह इस दर्द को भी सह लेता है, लेकिन हम उसके शरीर पर एक क्रैक को देख सकते हैं। गॉडफादर भी ये देख लेते हैं और वे कहीं चले जाते हैं। जय उन मुद्राओं को सीखना जारी रखता है, लेकिन उसके शरीर पर क्रैक भी बढ़ने लगते हैं। अब तक ये क्रैक उसके गर्दन तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही वह 108वीं मुद्रा को सीखने लगता है, उसके शरीर पर क्रैक तेजी से फैलने लगता है और वह क्रैक ब्लास्ट होने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी गाय नडाफादर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से इसे रोक देते हैं। इसके बाद गाय नडाफादर जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारते हैं, जिससे वहां एक तालाब बन जाता है और फिर अपनी स्टोरेज रिंग से हजारों औषधियां निकालते हैं और उनका रस निकालने लगते हैं। यह दृश्य ऐसा लग रहा होता है मानो आसमान से गिरते हुए एक झरने से रंगीन धाराएं नीचे गिर रही हों और एक तालाब का रूप ले रही हों। जब गाय नड़फादर इन औषधियों को पूरी तरह निचोड़ लेते हैं, तो वे जय को उस तालाब में डाल देते हैं। इसके बाद हम जय को देखते हैं, उसके शरीर पर पड़ने वाले सभी क्रैक अपने आप भरने लगते हैं। जब सभी क्रैक भर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जय का शरीर पहले से काफी आकर्षक हो चुका है। उसका शरीर बहुत ही आकर्षक लग रहा होता है। उसका चेहरा अब पहले से काफी सुंदर हो चुका है। उसके हाथों के मसल्स ऐसे लग रहे होते हैं मानो ये खास उसी के लिए बनाए गए हों। उसके एब्स अब निखर चुके हैं। उसके बाल पहले से थोड़े बड़े हो चुके हैं। इसके बाद उसके शरीर के चारों ओर से एनर्जी उसके डेंटियान में जाने लगती है और जो डेंटियान पहले केवल एक खाली गोले की तरह था, वह अब एनर्जी से भर चुका है। ये एनर्जी उसकी नसों में फ्लो होने लगती है। अब वह डेंटियान एक आकाशगंगा की तरह दिख रहा था। तभी गायन फादर उस फ्लेम लायनिन के कोर को भी उसी तालाब में डाल देते हैं जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले मारा था। इसकी फ्लेम एक हाफ स्काई फ्लेम मानी जा सकती थी। इस कोर के उस तालाब में जाने से अचानक आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है। इस फ्लेम कोर से उस तालाब में हल्के लाल रंग की आग जलने लगती है। तभी ये फ्लेम उस तालाब की एनर्जी की तरह ही जय की नसों में घुस जाती है। जय महसूस कर सकता है
कि उसके शरीर का तापमान अचानक बढ़ गया है। तभी उसे गाय नड़फादर की आवाज आती है, मैंने फ्लेम लाए। अनिन का कोर इस एनर्जी के साथ तुम्हारे शरीर में डाल दिया है। इसे एब्जाइन नर्व करो और इस फ्लेम को अपने फाउंडेशन के साथ मर्ज करो। जय ऐसा ही करने लगता है। हालांकि किसी साधारण फ्लेम को अपनाने में ही काफी दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन जय इस फ्लेम को अपनाने से पहले ही काफी दर्द से गुजर चुका है। इसलिए उसे इस फ्लेम को एब्जाइन नर्व करने में अधिक मुश्किल नहीं होती। जय उस फ्लेम को अपनी फाउंडेशन के साथ मर्ज कर लेता है। अब वह उस फ्लेम को अपने शरीर के एक हिस्से की तरह ही महसूस कर सकता है। यह फ्लेम जय के फाउंडेशन में बनी आकाशगंगा के बिल्कुल केंद्र में स्थापित हो जाती है, जिस जय अपने शरीर के किसी अंग की तरह ही इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद जय उस फ्लेम को अपने शरीर में घुमाने लगता है। कुछ और देर तक प्रैक्टिस करते रहने के बाद जय अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही जय अपनी आंखें खोलता है, एनर्जी की लहर चारों ओर फैल जाती है। इसके तुरंत बाद दूसरी लहर भी चारों ओर फैल जाती है। इसी तरह लगातार 5 लहर फैलती है। अब जय फाउंडेशन बिल्डिंग के 5वें लेवल पर पहुंच चुका है। वह महसूस करता है उसकी पावर्स पहले से काफी बढ़ चुकी है। उसकी फेयरी आई की पायनर्स पहले से काफी अधिक हो चुकी है। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अब पहले से काफी अधिक रेंज तक चीजों को महसूस कर सकती है। तभी उसे एहसास होता है कि उस पर पीछे से किसी ने हमला किया है और वह उछलकर उस हमले से बच जाता है। जय पीछे मुड़कर देखता है तो वे गाय नड़फादर है। तभी गाय नड़फादर कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन जर्नी के लिए मुबारक हो। इस पर जय कहता है, क्या आप मुझसे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर गाय गाय नड़फादर कहते हैं, अब तुम मुझसे चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। और वे दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी जय को न जाने क्या महसूस होता है कि वह अपनी फेयरी आइज से उस पहाड़ी को देखने लगता है जिस पर वे इतने दिनों से रह रहे थे। जय महसूस करता है कि उस पहाड़ी में कुछ तो छुपा है, लेकिन जय जैसे ही गहराई में देखने की कोशिश करता है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ झटके के साथ वापस आ जाती है। यह देखकर जय गॉडफादर से कुछ पूछने ही वाला होता है। तभी गॉडफादर कहते हैं, तुम अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं, हम फिर कभी यहां वापस आकर इसक बारे में पता लगाएंगे। जय समझ गया था कि गॉडफादर उसके भले के लिए ही उसे यह कह रहे होंगे, इसलिए वह हां में अपना सर हिलाता है। उन दोनों के बीच अब तक एक अच्छा रिश्ता बन चुका है। वे दोनों एक दूसरे को काफी हद तक समझने लगे हैं। खासकर जय समझ चुका है कि उसे अपने गाय नड़फादर को कैसे खुश करना है। जय गाय नड़फादर को अब बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता है। उनके बीच का रिश्ता अब एक बाप बेटे के रिश्ता जैसा बन चुका है। तभी गाय नड़फादर कहते हैं, मुझे उस फ्लेम को उपयोग करके दिखाओ। तभी जय उस फ्लेम को अपने हाथ पर जलाकर दिखाता है। यह हल्के नीले रंग की फ्लेम है, जो बिल्कुल उस फ्लेम जैसी दिख रही थी जो उस लाइनिन के सर पर जल रही थी, जिसे मारकर गाय नफादर जय के लिए उस फ्लेम कोर को लेकर आए थे। इसके बाद गाय नफादर उसे कुछ स्क्रोल देकर उसके माइंड स्पेस में जाते हुए कहते हैं, इन स्क्रोल को अच्छी तरह समझो और मुझे परेशान मत करना, मैं सोने जा रहा हूं। इसके बाद जय उन्हें पढ़ने लगता है। इनमें से कई अल्कीमी के तो इनमें से कई अल्कीमी के तो कई कुछ फॉर्मेशन के स्क्रोल थे। उनमें से कुछ बेसिक एल्कीमी के मैनुअल थे। आगे जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एपिसोड 12। जय ने अब कल्टीवेशन की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था, और यह पहला कदम बहुत ही तेज था, जिससे जय सीधे फाउंडेशन बिल्डिंग के 5वें लेवल पर था। इसके बाद वह 2-3 दिन तक अपनी नई मिली फायर को कंट्रोल करना सीखता है और कुछ पिल्स भी रिफाइन करता है। इसके बाद वह वहां मौजूद कुछ उच्च गुणवत्ता की औषधियों को इकट्ठा करता है। साथ ही उसके मास्टर से ज्यादा गाय नडफादर द्वारा उगाई गई कई औषधियों इकट्ठी करता है। उसने मास्टर द्वारा दिए गए स्क्रॉल में से एक स्क्रॉल में स्टोरेज रिंग बनाने की विधि भी देखी थी। वह उस विधि को देखकर अचंभे में पड़ जाता है। दरअसल इस दुनिया में कुछ ऐसे सामान होते हैं जो अपने अंदर कुछ स्पेस रखते हैं। ये ज्यादातर किसी अंगूठी या फिर कंगन के रूप में होते हैं, लेकिन इन्हें या तो कोई महाशक्ति रैंक का इंसान बना सकता है, या फिर ये एक प्रकार के पत्थर से बनते हैं जिसे स्पेस स्टोन कहते हैं। आमतौर पर ये स्टोन बहुत ही दुर्लभ होते हैं तथा महाशक्ति रैंक पर पहुंचने वाले लोग पूरे स्काई एम्पायर में कुछ गिने चुने ही हैं। इस कारण इन स्टोरेज आइटम्स की कीमत करीब 80,000 या उससे अधिक गोल्ड कॉइन तक होती है। जय उस विधि को देखकर स्पेस स्टोरेज मटेरियल बनाना समझ गया था, और यह उसकी अच्छी किस्मत थी कि जहां वह इतने दिनों से ट्रेनिंग कर रहा था, वहां कुछ स्पेस स्टोन पड़े हुए थे। इनकी संख्या काफी ज्यादा, ये समझ सकते हैं कि यहां स्पेस स्टोन की खदान थी। जय कुछ 10 या 15 स्टोरेज रिंग बना लेता है और उन्हें रख लेता है। उनमें से 2 स्टोरेज रिंग उस विधि में कुछ बदलाव करके बनाए गए थे, जिनमें उन बाकी स्टोरेज रिंग्स की तुलना में काफी ज्यादा जगह थी। इसके अलावा वह कुछ ब्रेसलेट्स और हेड बनाकर भी देखता है।
अगर हम कीमत की बात करें तो जय ने अब तक लगभग लाखों गोल्ड कॉइनर्स का सामान बना लिया था। उसके बाद वह उन 2 स्टोरेज रिंग में वहां पर उपस्थित सारा सामान रख लेता है। इसके बाद वह 10 दिनों तक कल्टीवेशन करता है और फाउंडेशन बिल्डिंग के 7वें स्टार पर पहुंच जाता है। गाइंडा फादर भी उसे देखकर खुश हो रहे होते हैं। उन्हें अपने जवानी के दिन भी याद आ जाते हैं, लेकिन इसके साथ वे थोड़े उदास भी हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इसके बाद जय अपने आसपास की जगह को देखता है, जहां वह पिछले 2 महीने से रह रहा था। हालांकि उसे यहां से जाना बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसके फैमिली कंपटीशन में केवल कुछ ही दिन बचे थे, इसलिए उसे जाना ही होगा। वह एक स्पिरिचुअल बिस्ट को पकड़ता है जो लेवल 9 का था। इसके बाद वह उसके साथ एक सॉल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और उसे उस जगह की सुरक्षा के लिए छोड़कर वहां से चल देता है। इन दिनों में जय ने एल्केमी और फॉर्मेशन की बहुत सी किताबों को पढ़ा था और उसने कुछ पिल्स और फाइन नर्मेशंस बनाई भी थीं। इसलिए जाने से पहले वह उस जगह के चारों ओर एक फाइन नर्मेशन बना देता है, जो उस जगह को गायब रखेगी और उस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करेगी, जिससे वह बीस्ट भी कल्टीवेट कर पाएगा। यह फॉर्मेशन हाइडिंग फॉर्मेशन और स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के मिश्रण से बना था। साथ ही जय ने यहां एक ऑरा सप्रेशन फॉर्मेशन भी बना दी थी, जिससे कोई भी महाशक्ति रैंक से नीचे का व्यक्ति इस जगह के ऑरा को महसूस नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर एक पहाड़ी पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसकी जय ने कुछ दिन पहले जान बचाई थी। यह लड़की जय को ही देख रही होती है। तभी जय को महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है। वह अचानक उसी ओर देखता है जहां से वह लड़की उसे देख रही थी, लेकिन उस जगह पर कोई नहीं था। इसलिए जय इसे नजरअंदाज कर देता है और उस जंगल के बाहर की ओर चल देता है। दूसरी ओर हम उसी लड़की को देखते हैं जो हल्की सी आवाज में कहती है, हम फिर जरूर मिलेंगे। जय धीरे धीरे गुनगुनाते हुए उसे जंगल से बाहर निकल रहा होता है। रास्ते में वो कई बीस्टस से फाइट करता है और कई औषधियां और अन्य सामान भी इकट्ठा करता है। रात को वह जंगल में रुकता है और कल्टीवेट करता है। साथ ही एल्केमी की प्रैक्टिस भी करता है। इससे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। वह अपनी फेयरी आइज की पाइनवर्स को भी समझता है। साथ ही अपनी कल्टीवेशन को हाइड करना भी सीख जाता है। इसी तरह वह उस जंगल के काफी बाहर आ चुका है। ये जंगल आम लोगों के लिए है। यह ज्यादातर बीस्ट केवल लेवल 3 या 4 के होते हैं, जो भी काफी मुश्किल से मिलते हैं। अब जय वहां से गुजर रहा होता है, तभी उसे आसपास किसी झरने के गिरने की आवाज आती है। वह अपने आप को देखता है तो वह पाता है कि पूरी तरह से रंग बिरंगे खून के धब्बों से बिगड़ा हुआ है। साथ ही उसके शरीर से बहुत ही बदबू भी आ रही होती है। तो वह नहाने की तय करता है और उस तालाब में नहाने चला जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि सामने एक तालाब है जिसमें से एक छोटी सी नदी निकल रही है। ऊपर से झरना गिर रहा है। उस झरने से उड़ने वाली ओस की सफेद बूंद ठंडी ठंडी हवा की तरह जय को छू रही होती है। इसके साथ ही उस झरने के चारों ओर कई सारे खुशबूदार फूल भी उगे हुए हैं, जिसकी खुशबू उस जगह की सुंदरता को बढ़ा रही होती है। जय मन ही मन सोचता है, ये जगह अब तक मेरी नजरों में क्यों नहीं आई। इसके बाद वह अपने कपड़े उतारता है। जय का शरीर बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो किसी सौंदर्य के देवता ने इसे बड़े मन से नक्काशा हो। अगर उसकी सुंदरता की बात करें तो वह स्वर्ग से उतरे किसी देव की तरह लग रहा था। उसका बिल्कुल फिट शरीर, उसके पेट पर एब्स और हाथों के मशल्स, अद्भुत उसके सौंदर्य का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी बाल भी उसकी सुंदरता में काफी योगदान दे रहे थे। जय का शरीर देखकर ऐसा लग रहा था मानो शरीर का हर हिस्सा एक दूसरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हो। अब जय उस तालाब में कूद जाता है। काफी देर तक वह उस झरने में नहाता है और आसपास बह रही हवा को अनुभव करते हुए नहाने का आनंद लेने लगता है। और ले भी क्यों ना, पिछले 2 महीनों से वह नहाया भी था तो पसीने से, और 2 महीने बाद जब वह उस पानी में कूदा तो वह इसका पूरा आनंद लेना चाहता था। वह इधर उधर तैरता हुआ इस पल का भरपूर आनंद लेने लगता है। तभी वह महसूस करता है कि उस झरने में कुछ है। वह अपनी सुप्रीम फेयरी आई ओपन करता है और तालाब के भीतर देखता है तो वह पाता है कि वहां एक स्पिरिचुअल बीड़ है जो कम से कम 1000 साल पुराना है। जय ने इस बीड़ के बारे में गाय नड़फादर द्वारा दी गई किताब में पढ़ा था। ये कई प्रकार की हॉली फाइनरमेशन को बनाने वाले पदार्थों में से एक है। यह देखकर जय मन ही मन कहता है, वाह री किस्मत। इसके बाद जय उस बीड़ को लेने उस तालाब की गहराई में उतर जाता है। तभी उसे अपने आसपास एक ओरा महसूस होता है। वह तुरंत सचेत हो जाता है। वह देखता है कि सामने एक किंग लेवल का बीस्ट है। इस पर वह फिर अपना सिर हिलाते हुए कहता है, वाह री किस्मत। इसके बाद वह फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। वह बीस्ट एक पॉइजनस स्नेक होता है जो उस बीड़ की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद एक इंसानी रूप ले सकता है। साथ ही उसका लेवल इंसानी कल्टीवेशन के सोल प्योरीफाइंग लेवल, जिसे याओ लेवल भी कहते हैं, पर पहुंच जाएगा। दरअसल बीस्टस कल्टीवेशन के 10 बेसिक लेवल होते हैं। इसके बाद किंग लेवल और फिर वे इंसानी कल्टीवेशन के सोल प्योरीफाइंग लेवल पर पहुंच जाते हैं। साथ ही इंसानी रूप भी ले लेते हैं। जय कुछ सोचते हुए कहता है, अगर तुम ये बीड मुझे दे देते हैं और मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो मैं तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा। इस पर वह बीस्ट कहता है, तुच्छ इंसान, तुम मुझसे मेरा बीड़ छीनना चाहते हो और मुझे अपना गुलाम भी बनाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है
इसके बाद तुम यहां से जिंदा वापस जा सकते हो। इस पर जय कहता है, तो ये अब तुम्हारी सोच है, लेकिन अगर मार खाते खाते तुम्हारा मन बदले तो मुझे बता देना। इस पर वह बीस्ट गुस्सा होते हुए कहता है, बच्चे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, लेकिन तुम इतने अहंकारी हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। इस पर जय कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन बाद में मत कहना कि पहले तुम्हें मौका नहीं दिया। यह सुनकर वह बीस्ट बहुत ही भड़क जाता है और जय पर अपने पॉइजन से हमला कर देता है। जय फुर्ती के साथ उस हमले से बचता है और अपनी स्पीड के साथ अपनी सीखी गई एलिमेंट मैनिपुलेशन टेक्निक से पानी में मौजूद बहुत सी चट्टानों को कंट्रोल कर उस बीस्ट पर हमला कर देता है, जिससे वह थोड़ा जख्मी हो जाता है। इसके बाद वह उसके सर के पास पहुंचकर अपनी ब्लू फ्लेम से उसके सर पर हमला कर देता है। इस हमले से वह बीस्ट तड़पने लगता है। काफी देर ये दर्द सहने के बाद वह बीस्ट हार मानते हुए कहता है, मास्टर, नहीं फादर, प्लीज मैं आपके साथ कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार, प्लीज ये बंद कीजिए। इस पर जय उसे छोड़ देता है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। इसके बाद वह उस बीड को हासिल कर लेता है। अब वह उस बीस्ट को एक पिल देता है। जय उस पिल के बारे में बताते हुए कहता है, ये स्पिरिट गैदरिंग पिल है। इसकी मदद से तुम आसपास की एनर्जी को गैदर कर सकते हो, साथ ही ब्रेक थ्रू भी कर सकते हो, और ये तुम्हें ब्रेक थ्रू से होने वाले खतरों से भी बचाएगी। वह बीस्ट ये सुनकर खुश हो जाता है और जय के सामने झुक जाता है। इसके बाद वह उस पिल को ले लेता है और आसपास की एनर्जी को गैदर करने लगता है, जो वहां उस भीड़ की वजह से एकत्रित हुई थी। इस एनर्जी को देखकर जय भी कल्टीवेट करने बैठ जाता है। वह एक ही बार में 2 लेवल पार कर देता है और फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल 9 पर पहुंच जाता है। इसके बाद वह उस तालाब से बाहर आता है, लेकिन उसे क्या पता था, बाहर एक बहुत बड़ी आफत उसका इंतजार कर रही है। वह जैसे ही बाहर निकलता है, उसे उसके सामने कुछ दूरी पर एक लड़की नहाती हुई दिखती है। वह लड़की बिल्कुल परियों जैसी सुंदर लग रही थी। उसके काले रंग के भीगे हुए बाल और उसका फिगर किसी भी लड़के को उसके प्रति आकर्षित करने के लिए मोर देन इनफ है। उसका सुंदर चेहरा और फिगर जय को उसकी नजरें हटाने ही नहीं दे रही थी। वह लड़की स्वर्ग से उतरी हुई परी जैसी लग रही थी। तभी उस लड़की को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। तभी उसकी नजर जय पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले वह लड़की जय को देखती, जय उसकी सुंदरता के जाल से बाहर आ चुका था और उसने बहुत पहले अपना सर दूसरी तरफ कर लिया था और वह धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह छुप छुप कर उस लड़की को देखने की कोशिश भी कर रहा था। वह लड़की भी यह देख लेती है और गुस्से से लाल हो जाती है। वह उस पर पानी से ही हमला करके तुरंत उछल जाती है, जिससे जय कुछ देख नहीं पाता, और इससे पहले वह पानी गिरता उस लड़की ने अपने सारे कपड़े पहन लिए थे। जय देखता है वह लड़की हाथों में तलवार लेकर उसे ही घूर रही होती है। वह कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कियों को नहाते हुए देखने में? इस पर जय कहता है, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, मैं तुमसे पहले से इस तालाब में नहा। जय इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाता, वह लड़की उस पर हमला कर देती है। जय फुर्ती के साथ उस पानी से उछलता है और तुरंत अपने भीगे हुए कपड़े पहनता है। लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे, क्योंकि काफी दिनों से वह उन्हीं कपड़ों को पहने हुए था, जिससे उसका सुंदर और आकर्षक शरीर साफ दिख रहा था। एक बार को तो वह लड़की भी उसे देखती ही रह गई। आखिर देखती भी क्यों ना, हमारा हीरो है ही इतना हैंडसम। लेकिन वह तुरंत अपने होश संभालती है और गुस्से में जय पर हमला करती है, लेकिन जय उसके इस हमले से भी बच जाता है। इसके बाद वह लड़की एक टेक्निक 10,000 स्वार टेक्निक के सबसे लोवेस्ट लेवल के अटैक को करती है। जय जानता था कि वह इससे नहीं बच पाएगा, इसलिए वह अपनी खुद की बनाई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उन स्वार्ड्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है। वह लड़की यह देखकर तंग रह जाती है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वह जय पर फिर से हमला करने ही वाली होती है। तभी उस तालाब में एक 15 साल का दिखने वाला बच्चा निकलता है और खुशी से उछलते हुए जय के सामने झुक जाता है और कहता है, मास्टर, शुक्रिया मास्टर, आप ग्रेट हैं, आपकी मदद से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। इस पर जय कहता है, पहले तो मुझे मास्टर कहना बंद करो। इस पर वह बीस्ट कहता है, तो फिर मैं आपको यंग मास्टर कहूंगा। इस पर जय कहता है, हाँ ये ठीक है, लेकिन तुम इन मोहतरमा को ये बताओ कि इस तालाब में पहले कौन आया था, ये या मैं? इस पर वह बीस्ट कहता है, आप आए थे मास्टर, इसमें क्या पूछना? अब उस लड़की का गुस्सा भी ठंडा हो चुका था। वह चिड़ी हुई आवाज में कहती है, हाँ हाँ ठीक है। वह लड़की उस बीस्ट को कोई बच्चा ही समझ रही होती है। वह उसके कल्टीवेशन को देख सकती थी। वह लड़की फाउंडेशन बिल्डिंग के 9 लेवल के पीक पर थी। वह सोचती है, यह बच्चा इस लड़के को यंग मास्टर कह रहा है, और तो और यह इतनी छोटी सी उम्र में सॉल प्योरीफाइंग रियलम में है। आखिर यह है कौन, और मैं इस लड़के का कल्टीवेशन भी नहीं देख पा रही हूं। जय भी उस लड़की के मन की बात को समझ जाता है और उससे कहता है, यह कोई बच्चा नहीं है, यह मुझसे कहीं ज्यादा बूढ़ा एक स्नेक है, जो मुझे अभी इसी तालाब में मिला था। मेरी इससे फाइट हुई, जिसमें मैंने इसे हरा दिया और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, साथ ही इसकी ब्रेक थ्रू में मदद की, और जब मैं बाहर आया तो आगे का माजरा तो तुम जानती ही हो। इस पर उस लड़की का चेहरा थोड़ा सा लाल हो जाता है, साथ ही वह थोड़ा चिढ़ भी जाती है। जय उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता।
तभी वहां एक लड़की और कुछ व्यक्ति आते हैं। जय जब उनके कल्टीवेशन को देखता है तो वो दंग रह जाता है। वह समझ जाता है कि सामने वाली लड़की का बैकग्राउंड बहुत ही पावरफुल है। आगे जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एपिसोड 13। अब तक हमने देखा कि जय की उस लड़की से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, लेकिन जब सारी गलतफहमी दूर हो गई, तभी वहां कुछ व्यक्ति जिन्होंने लगभग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और जिनका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, आ गए। उनके साथ एक लड़की भी आई। वह लड़की आने के साथ ही उस लड़की जो जय के साथ लड़ रही था के सामने थोड़ा सा झुकते हुए कहती है, प्रिंसेस, अभी हमें यहां से कुछ आवाजें आई, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? और ये लड़का कौन है? इस पर वह लड़की कहती है, कुछ नहीं हुआ लिली, और इस लड़के को मैं भी नहीं जानती, बस हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी। तभी लिली उस लड़के को देखती है और अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए कहती है, ए लड़के, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर जय अपनी आवाज में थोड़ी सी हंसी लाते हुए कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? अरे, पूछना तो मुझे चाहिए कि तुम्हारी प्रिंसेस यहाँ क्या कर रही थी। मुझे शांति से नहाने भी नहीं दिया। इस पर आगे लिली कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन वह लड़की उसे कुछ भी कहने से रोक देती है। और रोके भी क्यों? कोई लड़की क्यों चाहेगी किसी को पता चले कि किसी लड़के ने उसे नहाते हुए देखा? इन सबसे हटके जब जय की नजर उन व्यक्तियों पर जाती है जो उस लड़की के साथ आए थे, तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति धर्मा रैंक पर था, जबकि पूरी मिंग सिटी में केवल 4 ही धर्मा रैंक के योद्धा थे। वो भी अपनी अपनी फैमिलीज के हेड थे। तभी उसके कानों उसी लड़की की मधुर आवाज जाती है, क्योंकि अब उस लड़की का गुस्सा शांत हो चुका था। मेरा नाम राधिका अग्रवाल है। वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? जय ये सुनकर कहता है, मेरा नाम जय है। जय अब तक समझ चुका था कि सामने खड़ी लड़की का बैकग्राउंड क्या है। वह पूरे स्काई एम्पायर की 2 पावरफुल फैमिलीज में से एक अग्रवाल फैमिली की प्रिंसेस है। लेकिन जय अब इस सोच में पड़ जाता है कि इतनी बड़ी फैमिली के लोग यहां क्या कर रहे हैं। तभी वह अपनी फेयर आई एक्टिवेट करता है और उन सबके शरीर को देखने लगता है। तभी वह देखता है कि उस लड़की शरीर में कुछ असामान्य है। यह हल्के नीले रंग का आइस स्कॉर्पियन पॉइजन था। अब वह समझ जाता है कि वे वहां क्यों आए हैं। जय को यह अच्छी तरह याद था कि 20 दिन बाद मिंग सिटी के होलकर ऑक्शन हाउस में एक ऑक्शन होने वाला है, जिसमें हेवनली डिटॉक्सिफाइंग पिल की नीलामी भी होनी है। जय जब यह सब सोच रहा था, तभी उसके कानों में फिर से उस लड़की की आवाज आती है, वैसे तुम कहां जा रहे हो? इस पर जय कहता है, मैं मिंग सिटी जा रहा हूं। तभी वह लड़की कहती है, हम भी वहीं जा रहे हैं, तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। जय यह सुनकर अचंभे में पड़ जाता है, क्योंकि आमतौर पर बड़ी फैमिलीज के वारिश बहुत ही घमंडी होते थे, लेकिन इस लड़की में तो बिल्कुल भी घमंड नहीं था। दूसरी ओर वह लड़की समझती है कि जय उन गार्डर्स को देखकर डर गया है, इसलिए जवाब देने में हिचकिचा रहा है। इस पर वह कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे गार्ड्स हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। जय राधिका की यह बात सुनकर मन ही मन हंसने लगता है और सोचता है, क्या यह लड़की मुझे कोई बच्चा समझ रही है? वह कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मिंग सिटी जाने से पहले कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। राधिका को जय की यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन तभी जय अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम जो हेवन डिटॉक्सिफाइंग पिल लेने जा रही हो, वह तुम्हारे अंदर उपस्थित पॉइजन को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता, बल्कि यह पिल केवल तुम्हारे पॉइजन को 1 महीने के लिए सप्रेश कर देगा। लेकिन इसके बाद ये पॉइजन अपना असर फिर से दिखाने लगेगा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस पॉइजन को तुम्हारे शरीर में करीब 1 साल हो गया होगा। इसका मतलब इस पॉइजन की चेतना भी जाग गई होगी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने है। अगर 2 महीने में इस पॉइजन का इलाज नहीं किया गया, तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। राधिका और बाकी सब जय की इन बातों को सुनकर दंग रह जाते हैं। वे ये सोचने लगते हैं कि इस लड़के को कैसे पता कि हम यहाँ हेवन डिटॉक्सिफाइंग पिल लेने आए हैं, और इसे प्रिंसेस के पॉइजन के बारे में भी पता है। ये सोचकर प्रिंसेस के गार्ड जय को घेरने की नजर से देखने लगते हैं। तभी वहां एक भारी आवाज आती है, बच्चे, लगता है तुम्हें अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की आदत है। अब तुम तब तक यहां से नहीं जा सकते जब तक तुम ये नहीं बता देते कि तुम्हें इस पॉइजन और उस पिल के बारे में कैसे पता है। जय यह सुनकर उस दिशा में देखता है जहां से यह भारी भरकम आवाज आई थी। वह देखता है कि सामने से एक 45 से 56 साल का आदमी आ रहा है। जय उसके कल्टीवेशन को देखकर दंग रह जाता है। वह शक्ति रैंक पर था, लेकिन फिर भी जय अपने आप को शांत करते हुए कहता है, रही बात उस हेवन डिटॉक्सिफाइंग पिल की, वो एक मामूली सी पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने वाली पिल है। और अगर बात करें कि मुझे इस लड़की के पॉइजन के बारे में कैसे पता, तो आपको बता दूं कि मैं एक एल्केमिस्ट हूं। जय की यह बात सुनकर वह आदमी, जिसका नाम कर्ण अग्रवाल था, वह अग्रवाल फैमिली की एक छोटी सी ब्रांच का हेड था और प्रिंसेस की सेफ्टी को नजर में रखते हुए यहां आया था, दंग रह जाता है। क्योंकि आमतौर पर रैंक 3 के एल्केमिस्ट भी प्रिंसेस के पॉइजन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जय की उम्र का रैंक 3 का एल्केमिस्ट, वो भी ऐसी छोटी जगह पर, ऐसे में केवल 2 ही संभावनाएं थी कि या तो इस लड़के के उद्देश्य ठीक नहीं, या फिर यह सच में एक उच्च कोटि का एल्केमिस्ट है। लेकिन ज्यादातर संभावना पहली वाली लग रही थी। लेकिन फिर भी वह व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता और कहता है, यंग मैन, अभी तुमने कहा
कि हेवन डिटॉक्सिफाइंग पिल मिस राधिका के पॉइजन को ठीक नहीं कर सकती, तो क्या तुम्हारे पास कोई और उपाय है? इस पर जय समझ जाता है कि यह बूढ़ा आदमी बहुत ही समझदार है। वह किसी भी नतीजे पर तुरंत नहीं पहुंच रहा है। वह समझ जाता है कि क्यों अग्रवाल फैमिली पावरफुल फैमिलीज में से एक है। वह उस आदमी से कहता है, मेरे पास एक तरीका, लेकिन उसके लिए मिस राधिका को अगले 2 महीने तक मेरे साथ ही रहना होगा। इस पर वह बूढ़ा आदमी कहता है, पहले तरीका बताओ, अगर तुम्हारा तरीका मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस पर जय कहता है, ठीक है ठीक है, मेरे तरीके का नाम है एक्यूपंक्चर थेरेपी। वह बूढ़ा आदमी स्वयं एक रैंक 3 का एल्केमिस्ट था। वह इस तरीके को सुनकर दंग रह जाता है। यह एक ऐसी थेरेपी जो शरीर से किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह थेरेपी आज से कई साल पहले विलुप्त हो गई थी और कुछ ही लोग इस तरीके को जानते हैं। यहां तक इस थेरेपी का नाम भी आजकल सुना नहीं जाता। अगर मेरे मास्टर एक बहुत बड़े एल्केमिस्ट नहीं होते तो मुझे भी इस थेरेपी के बारे में नहीं पता होता। इस कारण वह बूढ़ा आदमी यह तो समझ गया था कि सामने वाला लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। वह हड़बड़ाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? एक्यू एक्यूपंक्चर थेरेपी? तुम ये थेरेपी जानते हो? इस पर जय शांति के साथ जवाब देता है, हाँ, इसे जानने में कौन सी बड़ी बात है। इस पर वह बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कहता और सोचने लगता है कि सामने वाला लड़का है कौन। वह अब तक समझ चुका था कि सामने वाला लड़का कोई साधारण लड़का तो नहीं है। ये सब चल ही रहा था, तभी अचानक राधिका के शरीर से एक बहुत ही तेज ठंडी लहर निकलती है और फिर बहुत ही ठंडा ओरा राधिका के चारों ओर फैल जाता है। राधिका के पास खड़ी लिली भी तुरंत उस ठंडी हवा को महसूस कर समझ जाती है कि वह पॉइजन कंट्रोल के बाहर हो रहा है। वह तुरंत पीछे हट जाती है। दूसरी ओर यह महसूस कर वह बूढ़ा आदमी तुरंत अपनी एनर्जी से उस पॉइजन को दबाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस बार उस बूढ़े आदमी को उस पॉइजन को दबाने में दिक्कत हो रही थी। जय भी यह सब देख रहा था। वह देखना चाहता था कि एक रैंक 2 का एल्केमिस्ट इस पॉइजन को दबाने के लिए क्या क्या कर सकता है। लेकिन जब जय देखता है कि परिस्थिति कंट्रोल के बाहर जा रही है तो वह तुरंत तैयार हो जाता है। वह तुरंत उन गार्ड्स आर के पास से एक चाकू लेता है। यह देखकर वे गार्ड्स उस पर हमला करने को होते हैं, लेकिन तभी वह बूढ़ा आदमी उन्हें इशारे से रोक देता है। जय अपने हाथ में उस फ्लेम को जलाता है जिसे उसने लॉइन फ्लेम का नाम दिया था। उस फ्लेम की मदद से वह उस चाकू को पिघलाता है और करीब 9 सुइयां बना लेता है। इसके बाद उन सुइयों को वह कंट्रोल करते हुए राधिका के हर्ट के पास के सभी एक्यूपंक्चर पॉइंट पर चुभा देता है। इसके बाद वह उस फ्लेम की मदद से हीट एनर्जी को राधिका के शरीर में भेजने लगता है। करीब 2 मिनट बाद वह पॉइजन कमजोर पड़ जाता है और राधिका बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद जय एक गहरी सांस के साथ अपनी थकान को दूर करने की कोशिश करता है और अपने हाथ को देखता है। वह देखता है कि उसका हाथ बर्फ से जम चुका है। वह अपनी फ्लेम को एक्टिवेट कर उस बर्फ को पिघला देता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है, राधिका की वर्तमान स्थिति को देखकर मैं कह सकता हूं, अगर अगले 15 दिन में इसका इलाज शुरू नहीं हुआ तो फिर आपकी प्रिंसेस को कोई नहीं बचा पाएगा। फिर जय अपनी स्टोरेज रिंग से एक पिल निकालता है और कहता है, यह हेवनली डिटॉक्सिफाइंग पिल है जिसे लेने के लिए आप मिंग सिटी के ऑक्शन जा रहे हैं। यह इस पॉइजन को अगले 1 महीने तक सप्रेश करेगा। लेकिन अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो आप मुझसे अपनी प्रिंसेस का इलाज करा सकते हैं। मैं नहाने जा रहा हूं, आपके पास सोचने के लिए कुछ वक्त है। और रही बात इस पिल की, तो इस पिल के बदले मुझे पहनने के लिए नए कपड़े तो मिल ही सकते हैं। इसके बाद जय उस बीस्ट जो बच्चे के रूप में था के साथ उस तालाब की ओर चला जाता है जहां वह पहले नहा रहा था। दूसरी ओर कर्ण अग्रवाल के मन में कई सारी चीजें एक साथ घूम रही थीं। वह सोच रहा था, ये लड़का कौन है? क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए? तभी राधिका को होश आता है। वह अब पहले से अधिक फुर्तीला और फ्रेश महसूस कर रही थी। वह अपनी शक्तियों को भी पहले से अधिक महसूस कर पा रही थी। वह कहती, क्या मेरा पॉइजन ठीक हो गया? इस पर कर्ण उसकी नब्ज को चेक कर बताता है, अभी तक नहीं, लेकिन उस लड़के ने आपके शरीर के पॉइजन को काफी हद तक सप्रेश कर दिया है। इस पर राधिका चौंकते हुए कहती है, क्या वह लड़का इतना टैलेंटेड है? मुझे अच्छी तरह याद है कि आप भी इस पॉइजन को सप्रेश करने कठिनाई महसूस करते हैं। क्या वह कोई उच्च रैंक का एल्केमिस्ट है? इस पर कर्ण कहता है, पता नहीं, मैं भी उस लड़के के कल्टीवेशन को नहीं देख पा रहा था और मैं उसके शरीर से मुझसे भी कहीं ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ महसूस कर पा रहा था। लेकिन वह कह रहा था कि वह आपके पॉइजन को ठीक कर सकता है। इस पर राधिका कहती है, यह तो बड़ी अच्छी बात है, तो उससे कहो कि वो जल्द ही इस पॉइजन को ठीक करे। इस पर कर्ण कहता है, लेकिन प्रिंसेस, उसने कहा है कि आपको 2 महीने के लिए उसके साथ ही रहना होगा, तभी वो आपका इलाज कर पाएगा। वो हमारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए उसने कहा है कि आपको ही उसके साथ रहना होगा। इस पर राधिका गुस्सा हो जाती है क्योंकि आखिर वह थी तो प्रिंसेस ही, और एक प्रिंसेस के लिए किसी साधारण लड़के के सामने झुकना उसे गुस्सा तो दिलाएगा ही। वह गुस्से में कहने लगती है, उसके ये कहने पर आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? जब उसे थोड़ा सा पाठ पढ़ाया जाता तो वह अपने आप समझ जाता कि कैसे व्यवहार किया जाता है और कैसे नहीं। इस पर कर्ण उसे समझाते हुए कहता है, प्रिंसेस, आप प्लीज शांत हो जाइए। मुझे लगता है यह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है।
क्योंकि ये उस मेथड को भी जानता है जो आज से कई साल पहले विलुप्त हो गया था तथा वर्तमान में ये केवल सेंट्रल कॉन्टिनेंट में है। और आप सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बारे में तो जानती ही है। मेरी सलाह है कि आपको उसके साथ 2 महीने के लिए रुक जाना चाहिए। आपके पिताजी के साथ मैं बात कर लूंगा। अगर आपको कुछ टेंशन हो रही तो मैं आपको बता दूं कि लिली आपके साथ ही जाएगी। इस पर राधिका सोचने लगती है। तभी कर्ण आगे कहता है, प्रिंसेस, उसने कहा है कि आपके पास केवल 15 दिन है। अगर अगले 15 दिनों में आपका इलाज शुरू नहीं हुआ तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता। दूसरी ओर जय उस तालाब में नहा रहा है और उस बीस्ट से अपने हाथों और पैरों की मालिश करवा रहा है। तभी उनमें से एक गार्ड उसके लिए नए कपड़े पास में ही रख जाता है। इस पर वह बीस्ट पूछता है, यंग मास्टर, क्या आपको मैडम पसंद आ गई हैं? यह सुनकर जय थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन तुरंत कहता है, हमारे चाहने से क्या होता है भैया, जो होता मंजूर खुदा होता है, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसका व्यवहार पसंद आया, क्योंकि इतनी पावरफुल फैमिली से होने के बावजूद उसमें इतना ज्यादा घमंड नहीं है। यह कहकर वह तालाब से बाहर निकलता है और अपने कपड़े बदलने लगता है और उस गार्ड द्वारा लाए गए नए कपड़ों को पहन लेता है। उन कपड़ों जय पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इसके बाद जय वहां से राधिका और कर्ण के पास आशीता है। जैसे ही राधिका और लिली उसे उन कपड़ों में देखती है, वे दोनों उसे देखती ही रह जाती हैं। वे दोनों उसकी सुंदरता में खो जाती है। लेकिन जैसे ही राधिका की नजर जय से थोड़ी हटती है और लिली पर जाती है, वह देखती है, वह भी जय को देख रही होती तो उसे घूरती है और दूसरी तरफ देखने का इशारा कर देती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे ये क्या है। ये जलन है बाबू भैया, जलन। अब राधिका फिर से जय को देखने लगती है। तभी जय उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वह पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? इस पर राधिका का चेहरा लाल हो जाता है और वह अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती और कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? तभी जय पूछता है, तो क्या तय किया आप लोगों ने? तो क्या फैसला लेगी राधिका? आगे जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एपिसोड 14। अब तक हमने देखा जय कर्ण को फैसला लेने की बोलकर नहाने के लिए चला जाता है। जब जय वापस आता है तो वह उन लोगों से उनके फैसले के बारे में पूछने लगता है। तब कर्ण आगे आकर जय से कहता है, हम तैयार हैं, आज से महीने तक प्रिंसेस राधिका आपके साथ ही रहेंगी। लेकिन अगर आपने प्रिंसेस राधिका के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की या फिर उन्हें कुछ भी हुआ तो आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस पर जय उनसे कहता है, हाँ हाँ ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हारी प्रिंसेस को। ठीक है, तो हम अब यहां से निकलने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं भीड़ के आकर्षण का शिकार हूं, इसलिए मैं आपके इस काफिले के साथ नहीं चलने वाला। इस पर कर्ण कहता है, हमारा यहां आने का उद्देश्य प्रिंसेस के लिए इलाज ढूंढना था, जो अब पूरा हो चुका है। इसलिए अब हमारा यहां कोई काम नहीं। इसलिए हम अब यहां से चलते हैं। लेकिन हम प्रिंसेस को आपके साथ अकेले नहीं जाने दे सकते, इसलिए लिली भी आप लोगों के साथ जाएगी। जय यह सुनकर कहता है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां से निकलने वाले हैं, तो तुम दोनों अपने साथ जरूरी सामान ले लो और 15 मिनट में मुझे तालाब के पास मिलो। और वह कर्ण से कहता है, अब आप जा सकते हैं। इसके बाद राधिका और लिली अपने लिए जरूरी सामान ले लेती हैं। इनमें से लिली ने अपने लिए केवल मेकअप का सामान रखा था, लेकिन राधिका ने कुछ ज्यादा सामान नहीं रखा, केवल 2 या 3 जोड़ी कपड़े और एक थोड़ी बहुत अन्य चीजें। इसके बाद राधिका कर्ण से कहती है, अंकल, क्या आप सच में इस पर भरोसा कर रहे हैं? इस पर कर्ण कहता है, प्रिंसेस, आप चिंता मत कीजिए। हमने हमारी फैमिली की ब्लैक फोर्स को आपके पीछे लगा दिया है। अगर उसने आपके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो ब्लैक फोर्स तुरंत एक्शन लेगी। इस पर राधिका ज्यादा कुछ नहीं कहती और उन्हें अलविदा कहकर तालाब की ओर चली जाती है और कर्ण भी काफिले को लेकर वहां से चला जाता है। जब राधिका और लिली तालाब के पास पहुंचती है तो वे देखती हैं कि जय एक चट्टान पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा है और वह बीस्ट बच्चा उसके पास खड़ा है। तभी जय अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ठीक है, चलो। इसके बाद वे सभी मिंग सिटी की ओर चल देते हैं। वे जंगल की ही एक पगडंडी से होकर मिंग सिटी के मुख्य द्वार के सामने आ जाते हैं। यह मिंग सिटी के 3 मुख्य द्वारों में से एक था, जिस पर सिंह फैमिली का कब्जा था। वे लोग देखते हैं कि वहां काफी सारे राहगीरों की भीड़ लगी हुई है। इनमें कई लोग 15 दिन बाद होने वाले ऑक्शन के लिए आए हैं, तो कई लोग व्यापार के लिए। इनमें कई सारे एल्केमिस्ट भी थे जो औषधियों के लिए यहां आए हैं। राधिका उस भीड़ को देखकर कहने लगती है, इस तरह तो हम 3 घंटे तक अंदर नहीं जा सकते। राधिका की यह बात सुनकर जय उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और जोर से सीटी बजाता है। उसकी सीटी सुनकर उस द्वार पर खड़े सैनिक उसी ओर देखने लगते हैं। लेकिन जय ने यह सीटी उन सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि अपने घोड़े के लिए बजाई थी, जिसे उसने पहले ही देख लिया था। इस सीटी को सुनते ही वह घोड़ा तुरंत भागकर जय के पास जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। जय उस पर हाथ फेरते हुए कहता है, कैसे हो? इस पर वह घोड़ा अपनी आवाज में जवाब देने की कोशिश करता है। तभी सभी सिपाहियों की नजर जय पर जाती है। वे जय को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, आप ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर जय कहता है, मुझे क्या होगा?
इस पर उन सैनिकों का हेड कहता है, शुक्र है कि आप वापस आ गए, वरना प्रधान ने इन दिनों सभी सैनिकों का जीना हराम कर रखा है। उन्होंने पिछले 2 महीने में सारा जंगल छान मारा है, और तो और वह दल जिसने आपको मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था भी आधा तबाह कर दिया है। इस पर जय कहता है, लेकिन उनकी चोट का क्या, उनको जो चोट लगी थी उसकी वजह से उन्हें अपनी शक्तियों को उपयोग करने से मना किया गया था ना? इस पर वह सैनिक कहता है, जी हाँ, चौथे एल्डर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे माने ही नहीं, लेकिन फिलहाल आप चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। इस पर जय चैन की सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, तुम किसी को भेजो और दादाजी से कहो कि मैं ठीक हूं और मैंने उनका इलाज भी ढूंढ लिया है। इसके बाद वह सैनिक यही करता है। इसके बाद जय भीतर जाने लगता है, उसके पीछे पीछे राधिका और लिली भी द्वार के भीतर होने लगती है। तभी वह सैनिक उन दोनों को रोक देता है। यह देखकर जय कहता है, वे दोनों मेरे साथ हैं। तभी आवाज आती है, तुम्हारे साथ हैं, तो क्या उन्हें नियम मानने होंगे? यह आवाज सुनकर जय समझ जाता है कि कौन है, और जय कहता है, मुझे पता नहीं था रॉय फैमिली के यंग मास्टर को दूसरों के मामलों में दखल देने का इतना शौक है। इस पर वही आवाज फिर से आती है, मुझे किस चीज में दिलचस्पी है और किस में नहीं, इन सब से तुम जैसे कचरे को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यह रॉय फैमिली का सबसे बड़ा बेटा चिराग रॉय था। यह हमारे जय से करीब 6 साल बड़ा था और कल्टीवेशन में फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक पर था। जय कहता है, लगता है तुम पिछली बार का सबक भूल गए हो। इस पर चिराग कहता है, पिछली बार तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ था, लेकिन इस बार तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? ये सुनते ही जय के सैनिक तुरंत अपने हथियार पकड़ लेते हैं और उन पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जय उन्हें रोक लेता है और कहता है, फैमिलीज के बीच यह पहले ही तय हो चुका है, कोई भी किसी और के क्षेत्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो तुम किस आधार पर यहां आए हो? इस पर चिराग कहता है, आज तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ लड़ो या फिर ये दोनों लड़कियों को यहीं छोड़ दो। इसके बाद वह राधिका और लिली को गंदी नजरों से देखने लगता है। जय कहता है, क्या हो अगर मैं ये दोनों ऑप्शन ही खारिज कर दूं? इस पर चिराग कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वह एक इशारा करता है और वहां बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जय स्थिति को देखकर समझ जाता है कि अगर दोनों दलों के बीच इस वक्त लड़ाई हुई तो नुकसान उसके दल का ही होगा। तो क्या जय चिराग से लड़ेगा या फिर कोई और आकर इस झगड़े को रोक देगा? आगे जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एपिसोड 15। हमने अभी तक देखा कि जय मिंग सिटी वापस आ गया था, जहां पर रॉय फैमिली का यंग मास्टर उसे रास्ते में ही अपने साथियों के साथ रोक लेता है और फिर उसे अपना चैलेंज स्वीकार करने के लिए मजबूर करने लगता है। वह कहता है, या तो मुझसे लड़ो या फिर इन दोनों नाजुक से फूलों को यहीं पर छोड़कर चले जाओ। इस पर जय मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम्हें अपने हाथ पैर सलामत देखना अच्छा नहीं लगता, तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूं, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। जय ने यह चैलेंज इसलिए भी स्वीकार किया था क्योंकि जब से उसने कल्टीवेशन शुरू किया था, तब से उसकी किसी दूसरे वॉरियर से लड़ाई नहीं हुई थी। यह सुनकर चिराग रॉय जोर जोर से हंसता है और कहता है, पता नहीं एक बिना किसी कल्टीवेशन वाले कचरे में इतना घमंड कहां से आया है, क्या कोई सस्ता नशा करके आया है? यह सुनकर जय कहता है, मेरा तो पता नहीं, लेकिन इतना बता सकता हूं कि इस लड़ाई के बाद तुम होश में रहोगे या नहीं। तभी एक सैनिक जय के पास आकर कहता है, यंग मास्टर, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, यह तो आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। इस पर जय कहता है, तुम चिंता मत करो, आज रॉय फैमिली के यंग मास्टर को सिंह फैमिली की मेहमान नवाजी दिखाते हैं। तभी चिराग कहता है, क्या हुआ जय, अब तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अगर अब तुम इस लड़ाई से पीछे हटे तो न जाने इस सिटी में तुम्हारी फैमिली की क्या ही इज्जत रह जाएगी। यह सुन जय कहता है, इज्जत की चिंता तुम ना ही करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अपने से 7 साल छोटे किसी लड़के को चैलेंज कर तुमने अपनी फैमिली की इज्जत पहले ही बढ़ा दी है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी फैमिली की इज्जत में तो चार चांद लग जाएंगे। यह सुनकर चिराग चिल्लाते हुए कहता है, जय मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब जय कहता है, अब कब तक भौंकते रहोगे, चलो लड़कर ही फैसला कर लेते हैं। यह सुनते ही चिराग जय पर एक पहली क्लास की मीडियम लेवल की टेक्निक से हमला कर देता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, फर्स्ट क्लास मीडियम लेवल वॉल्फ पाल्म टेक्निक। इसके बाद चिराग के पीछे एक भेड़िया बन जाता है और वह भेड़िया लाल रंग का था। इसके बाद यह भेड़िया अपने पंजे से जय पर हमला कर देता है। जय इस हमले को अपनी ओर आता देखकर कुछ नहीं करता। यह देखकर राधिका, लिली और वह बिस्ट बच्चा सोचने लगते हैं कि जय कुछ कर क्यों नहीं रहा। वे थोड़ा परेशान भी हो रहे होते हैं। दूसरी ओर जय की फैमिली के सैनिक बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। इसके साथ जो लोग उस द्वार पर सिटी में घुसने के लिए खड़े थे, वे भी इस लड़ाई को देखकर जय के लिए बुरा महसूस कर रहे थे। वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि जब ये लड़का इतना ताकतवर नहीं था तो उसने ये चैलेंज स्वीकार क्यों ही किया। तभी दूसरा आदमी कहता है, अरे बाबू भैया, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लोगों की बातें इसी तरह चल रही होती है। तब तक चिराग का हमला जय के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। तभी अचानक जय के शरीर में कुछ हलचल होती है और वह हमला सीधे जय से टकरा जाता है। इस हमले से टकराने के कारण वह चारों ओर धूल उड़ने लगती है, जिसकी वजह से वह कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था।
सभी समझने लगते हैं कि अब तो जय के हाथ या पैर टूट चुके होंगे। दूसरी ओर राधिका और लिली भी और ज्यादा परेशान होने लगती है। वह बीस्ट बच्चा भी इसलिए परेशान हो रहा था क्योंकि अगर जय मर गया तो वह भी मर जाएगा। लेकिन जैसे ही धूल हटती है तो सभी दंग रह जाते हैं। वहां पर कोई नहीं था। चिराग भी यह देखकर दंग रह जाता है और जल्दी जल्दी अपने चारों ओर देखने लगता है। तभी उसे अपने पीछे से आवाज आती है, क्या रॉय फैमिली के यंग मास्टर में इतनी ही दम है? लगता है आपकी फैमिली आप पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। इस पर चिराग तुरंत पीछे देखता है। वह देखता है कि जय उसके पीछे बिल्कुल सही सलामत खड़ा है और उसके शरीर पर एक खरोंच का निशान तक नहीं है। दरअसल जय ने हमला उससे टकराने से पहले ही थंडर स्टेप्स टेक्निक का उपयोग कर दिया था, जो क्लास 2 की लॉ लेवल की तकनीक थी, लेकिन इससे उसकी गति बहुत तेज हो जाती थी। ये टेक्निक उसके मास्टर माफ कीजिए गॉडफादर ने उसे दी थी और जय ने रास्ते में ही इसमें महारत हासिल कर ली थी। चिराग तो ये सब देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या ये वही कचरा है जो कल्टीवेशन तक नहीं कर सकता। लेकिन ये मेरी तकनीक से बच कैसे गया? इससे बचना तो लेवल 8 के व्यक्ति के लिए भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन चिराग इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए जय से कहता है, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो इस हमले से बचकर दिखाओ। इसके बाद वह अपने हाथों की शील बदलता है और उसके चारों ओर शक्तियां इकट्ठा होने लगती है। इसके बाद ये शक्तियां एक बड़े से भेड़िए का रूप ले लेती हैं। तभी चिराग चिल्लाते हुए कहता है, क्लास 2 मीडियम लेवल फायर वॉल्फ टेक्निक। उसके ऐसा कहते ही यह वॉल्फ जय की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। जय ये देखकर इस हमले से बचने की बजाय इस पर सीधा हमला करने की तय करता है। इसके बाद वह अपनी फ्लेम को अपने पंच पर इकट्ठा कर उस वॉल्फ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर आसपास खड़े लोग, खासकर वे सैनिक और राधिका परेशान हो जाते हैं। एक क्लास 2 की तकनीक पर सीधा हमला करने की तो वे भी नहीं सोच सकते हैं, लेकिन जय उस तकनीक के साथ सीधा टकराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर उस बीस्ट बच्चे की हालत तो खराब हो रही होती है। वह सोचने लगता है, न जाने किस मनहूस घड़ी में वो जय से मिला था। वह मन ही मन भगवान से कहने लगता है, हे भगवान, क्या मेरा मास्टर बनाने के लिए तुम्हें ये पागल बच्चा ही मिला था? इससे अच्छा तो आप मुझे सीधा ही अपने पास बुला लेते। दूसरी ओर जय उस शक्ति के बने भेड़िए की ओर बढ़ते बढ़ते अपने पंच पर फ्लेम को और घनी करता जा रहा था। इसके बाद जैसे ही वह टेक्निक और जय का मुक्का टकराता है, एक ब्लास्ट होता है। इसकी आवाज बहुत ही तेज थी। फिर इसके बाद एक एनर्जी की लहर चारों ओर फैल जाती है और जहां पर दोनों टकराए थे वहां धूल फैल जाती है। तभी उस धूल के पवंडर से एक लड़का पीछे खिसकता हुआ आता है। यह जय था। जय को देखकर सभी को लगने लगता है कि जय जख्मी हो गया है, लेकिन होता इसका बिल्कुल उलट है। जय इस टकराव से थोड़ा पीछे तो हटता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। वह अपने आप को संभाल कर अपने कपड़ों को साफ करता है और उस उड़ी हुई धूल को देखने लगता है। जब धूल छटती है तो वह देखता है चिराग सामने घुटनों के बल बैठा है और उसके मुंहों से खून भी निकल रहा है। यह देखकर जय कहता है, क्या हुआ? क्या हुआ? रॉय फैमिली के चिराग में इतनी ही दम है? क्या तुम इतनी ही ताकत के साथ मुझे चैलेंज कर रहे थे? यह सुनकर चिराग गुस्से से दांत पीसने लगता है और कहता है, तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? मैं तुम्हारे जैसे कचरे से कभी भी नहीं हार सकता। और वह तुरंत अपनी हाथों की कुछ मुद्राएं बदलता है और कहता है, क्लास 2 मीडियम लेवल टेक्निक वॉल्फ बॉडी। इस टेक्निक के इस्तेमाल से चिराग की बॉडी की खोई हुई सारी एनर्जी वापस आ जाती है और उसके शरीर की ताकत भी बढ़ने लगती है और वह चिल्लाते हुए कहता है, अब मैं देखता हूं कि तुम क्या करते हो। इसके बाद वह तेजी से जय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसकी गति पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा जाती है। जय भी उसकी गति को देखकर थोड़ा दंग रह जाता है, लेकिन वह ज्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि वह जानता था कि भले ही चिराग की ताकत व गति बढ़ चुकी है, लेकिन जब वह टेक्निक खत्म होगी तो वह 3 महीने तक बिस्तर से भी नहीं उठ पाएगा। आसपास के लोग भी चिराग की बड़ी हुई शक्ति को देखकर जय के लिए बुरा महसूस करने लगते हैं और आपस में कहने लगते हैं, न जाने अब इस लड़के का क्या होगा। राधिका और लिली भी अब लड़ाई में काफी दिलचस्पी लेने लगते हैं, क्योंकि वे भी जय की काबिलियत को देखना चाहती थी। दूसरी ओर वह बिस्ट बच्चा इस पोजीशन में आ जाता है कि वह किसी भी वक्त चिराग पर हमला कर देगा। दूसरी ओर चिराग जय के काफी करीब आ चुका था। तभी जय एक तरफ झुककर उसके हमले बच जाता है। तभी चिराग तुरंत जय की तरफ मुड़ जाता है और वह जय पर पंच से हमला कर देता है। जय भी उस पर पंच के साथ हमला कर देता है और जैसे ही उन दोनों के पंच टकराते हैं, जोर से एक आवाज आती है और जय खिसकता हुआ पीछे हो जाता है। ये देखकर चिराग हंसते हुए कहता है, क्या हुआ? अब पता चला किसकी फैमिली किस पर कितना ध्यान दे रही है। इस पर जय कहता है, मानना पड़ेगा मिस्टर रॉय, आप में ताकत तो है, लेकिन अभी तुम इतने भी ताकतवर नहीं हुए कि मुझे हरा सको। इसके बाद जय अपनी फ्लेम को बाहर निकालता है और उसे अपने मुक्कों पर चारों ओर फैला लेता है। फिर कहता है, चलिए मिस्टर रॉय, आज दो दो हाथ हो ही जाए। इसके बाद केवल उन दोनों के पंचेस के टकराने की आवाज आती है। यहां तक कि आम लोग उनके पंचेस की आवाज को ज्यादा देर तक सुन भी नहीं पा रहे होते हैं। करीब 2 मिनट जय और चिराग इसी तरह पंचेस से फाइट करते हैं, लेकिन तभी जय एक
पंच में अपने शरीर की 2/3 ताकत से हमला कर देता है। इस मुक्के के टकराने से एक जोरदार हड्डी के टूटने की आवाज आती है। तभी जय उस मुक्के से पीछे हो जाता है। लेकिन जो हड्डी के टूटने की आवाज आई थी, वह जय के हाथ की नहीं, बल्कि चिराग के हाथ की थी। चिराग सामने अपने हाथ को पकड़कर जोर-जोर से चीख रहा था। वह चीखते हुए कह रहा था, "तुमने मेरे हाथ के साथ क्या किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।" इस पर जय कहता है, "मुझे बाद में पकड़ लेना, लेकिन अभी अपने हाथ को तो सही कर लो।" ये सुनकर चिराग जय को गुस्से से तमतमाते हुए घूरने लगता है, लेकिन वह अब कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी वह अपने साथ के आदमियों से कहता है, "तुम खड़े-खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर उसके दोनों हाथ तोड़ दो।" इसके बाद जैसे ही वे जय को मारने के लिए आगे आने को हुए, तभी एक जोरदार आवाज आती है, "किसकी हिम्मत हुई मेरे पोते को हाथ लगाने की?" ये भारी भरकम आवाज सुनकर सभी उस दिशा में देखने लगते हैं। दूसरी ओर जय उस तरफ देखे बिना समझ जाता है कि वह कौन है। वह उस तरफ देखकर कहता है, "दादाजी, आप?" इसके बाद दादाजी तुरंत जय के पास आते हैं और कहते हैं, "जय मेरे बच्चे, मुझे पता है तुझे कुछ नहीं हो सकता। आखिर तू पोता किसका है? दिग्विजय सिंह का।" इसके बाद वे सीधे जय को गले लगा लेते हैं। जय भी दादाजी को गले लगा लेता है और दादाजी से कहता है, "दादाजी माफ कीजिए, मेरी वजह से आप इतने परेशान हुए।" ये सुनकर जय के दादाजी उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, "इसमें माफी की क्या बात है? मेरा तुम्हारे लिए परेशान होना तो लाजमी है। क्या तुम अब ये चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए परेशान भी ना हूं?" ये सुनकर जय कहता है, "लेकिन दादाजी, एल्केमिस्टस ने आपको आपकी पावर्स का इस्तेमाल करने से मना किया था। फिर भी आपने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों किया?" इस पर दादाजी कहते हैं, "तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं।" तभी दादाजी का ध्यान जय से हटकर आसपास जाता है और वह फिर जय को ध्यान से देखता है और खुशी से लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम तुम अब कल्टीवेशन कर सकते हो।" इस पर जय थोड़ी सी खुशी के साथ कहता है, "हाँ दादाजी।" लेकिन इसके आगे वह जय के दादाजी के कानों में कहता है, "इसके आगे मैं आपको घर जाकर बताऊंगा।" इसके बाद दादाजी भी उससे ज्यादा सवाल नहीं करते और चिराग को देखकर कहते हैं, "तुमने अपने से छोटे को चैलेंज किया। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यही सीख दी है? और तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो?" इस पर चिराग कुछ नहीं कहता है और अपने आदमी का सहारा लेकर खड़ा होता है और अपना सर नीचे कर दिग्विजय सिंह के सामने खड़ा हो जाता है। दिग्विजय सिंह कहता है, "क्या तुम्हें हमारे फैमिली द्वार तय बातों की परवाह नहीं, या फिर तुम खुद को इतना ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो कि तुम बड़ों की बात नहीं मानोगे?" तभी एक आदमी की आवाज आती है, "यंग मास्टर की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, अभी जवान और गर्म खून है, इसलिए उनसे गलती हो गई।" इस पर दिग्विजय कहता है, "तो इन्हें संभालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है मिस्टर रॉय? या फिर आप भी हमारे बीच हुए फैसले से संतुष्ट नहीं है?" इस पर वह आदमी कहता है, "नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी आपके घर आपका पोता वापस आया है, इसलिए आप अभी इसका जश्न मनाएं और यंग मास्टर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं।" इसके बाद दिग्विजय भी उसे नजरअंदाज कर देता है और उन्हें वहां से जाने का इशारा कर देता है। इसके बाद चिराग के साथ आए आदमी उसे सहारा देकर वहां से निकल जाते हैं। अब जय के दादाजी उर्फ दिग्विजय सिंह जय से कहते हैं, "चलो जय घर चलते हैं।" इस पर जय उन्हें सबसे पहले उस बीस्ट बच्चे से मिलाता है और कहता है, "यह मेरा दोस्त रघु है। यह मुझे जंगल में मिल गया था।" यह सुनकर वह बीस्ट जय को देखने लगता है, लेकिन जय उसे इशारा करता है, जिससे वह समझ जाता है और दादाजी के सामने झुकते हुए कहता है, "प्रणाम दादाजी।" अब जय राधिका और लिली को भी दादाजी से परिचित कराता है। ये राधिका और ये लिली, ये भी मेरी दोस्त हैं। ये मिंग सिटी घूमने आई हैं और 2 महीने तक मेरे साथ ही रुकेंगी। इस पर दादाजी जय को थोड़ा दूर ले जाकर कहते हैं, "सच बता, तेरे और इस लड़की के बीच कुछ चल तो नहीं रहा?" राधिका और लिली भी ये सब सुनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। दादाजी की बात सुनकर जय थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन फिर कहता है, "ऐसा कुछ नहीं है दादाजी।" "तो क्या चिराग बदला लेगा अपने हाथ का?" आगे जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एपिसोड 16। हमने अब तक देखा कि जय मिंग सिटी वापस आ चुका था, जहां पर उसका मुकाबला रॉय फैमिली के सबसे छोटे बेटे चिराग रॉय से हो गया, जिसमें जय ने बड़ी आसानी से चिराग को हरा दिया। अपनी हार से चिढ़कर जैसे ही चिराग ने अपने आदमियों को जय पर हमला करने का हुक्म दिया, वैसे ही वहां दादाजी आ पहुंचे, जिसकी वजह से चिराग को रुकना पड़ा। जय के दादाजी आगे कुछ करते, इससे पहले रॉय फैमिली का एक आदमी आकर मामले को शांत कर देता है। इसके बाद जय के दादाजी भी उनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि इस सब जय का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि नुकसान तो चिराग का हुआ। बेचारे का हाथ टूट गया, और तो और उसने जो तकनीक इस्तेमाल की थी, उसकी वजह से वह 4 महीने तक तो बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। इसके बाद जय अपने दादाजी को अपने साथ आए तीनों लोगों से मिलवाता है। जय के दादाजी भी जय के साथ उन 2 सुंदर लड़कियों को देखकर जय की टांग खींचने लगते हैं, लेकिन जय दादाजी से कहता है, "अब आप मेरी टांग खींचना बंद करेंगे दादाजी।" इस पर जय के दादाजी कहते हैं, "अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो मानो मैंने तुम्हारी कोई पोल खोल दी हो, और 2 महीने तक कहाँ थे? इस बुढ़ापे में मुझे दिल के दौरे से मारने का इरादा है क्या तुम्हारा?" यह सुनकर जय दादाजी से गुस्सा होते हुए कहता है, "दादाजी, अगर आपने फिर से अपने मरने की बात कही, तो मैं वापस चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा।" इस पर दादाजी कहते हैं, "ठीक है बाबा, नहीं कहूंगा। अब ये तो बताओ, तुम इतने दिन से कहाँ थे?"
दादाजी की इस बात पर जय कहता है, जब मैं ट्रेनिंग के लिए कुछ हर्बस लेने के लिए जंगल गया था, तो एक व्यक्ति ने मुझ पर हमला कर दिया। उससे बचते बचते मैं जंगल की ओर भागा, तभी एक खाई में गिर गया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं एक एक्सपर्ट को मिल गया, जिन्होंने मेरी जान बचा ली और मुझे कुछ दिन तक ट्रेनिंग भी दी, जिसकी वजह से मैं अब कल्टीवेशन कर सकता हूँ। ये सब बातें जय दादाजी को दूर ले जाकर बता रहा था, जिसकी वजह से राधिका और उन दोनों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जय की बातें सुनकर दादाजी जैसे कहते हैं, अभी वे एक्सपर्ट कहाँ हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हें नहीं पता कि उनका हम पर कितना बड़ा एहसान है। इसके बाद दादाजी जय को गर्व भरी नजरों से देखने लगते हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू भी गिरते दिख रहे होते हैं। इस पर जय अपने दादाजी की आंखों से उन आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, दादाजी अब आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं अब बहुत ही ताकतवर बनूंगा और आपको कभी भी झुकने नहीं दूंगा। रही बात उन एक्सपर्ट की, तो वे तो कहीं चले गए। इस पर दादाजी कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर भविष्य में कभी तुम उनसे मिलो तो मेरी तरफ से उनका धन्यवाद करना। इसके बाद दोनों कुछ और देर तक इधर-उधर की बातें करते हैं और फिर वापस उन तीनों के पास आ जाते हैं और फिर जय उनसे कहता है, तुम में से जो कोई मेरे साथ चलना चाहता है, वह चल सकता है। अगर तुम थक गए हो, तो दादाजी के साथ घर चले जाओ। इस पर वे तीनों ही जय के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे तीनों ही पहली बार इस सिटी में आए थे और वे इस सिटी में घूमना चाहते थे। जय भी उन तीनों से मना नहीं करता और कहता है, तो फिर चलो। इसके बाद वे मिंग सिटी के गलियों से होते हुए चलने लगते हैं। रास्ते में काफी सारे लोग जय से मिलते हैं। उनमें से काफी सारे लोगों की जय मदद कर चुका था, इसलिए वे जय की दिल से इज्जत करते थे। दूसरी तरफ वह बीस्ट बच्चा, जिसका जय ने अभी अभी नाम रघु दिया था, आसपास की दुकानों को देखने लगता है। क्योंकि वह एक बीस्ट था, इसलिए उसने कभी भी कोई बाजार नहीं देखा था। वह आसपास रखी नई नई चीजों को देखकर खुश हो रहा होता है। जबकि राधिका और लिली आसपास की भीड़ को देख रहे होते हैं, तभी राधिका की नजर रघु पर जाती है और वह देखती है कि वह एक व्यक्ति को देख रहा होता है, जो कैंडी बेच रहा था। वह यह भी देखती है कि उन कैंडीज को देखकर उसके मुंह से लार भी निकल रही होती है। वह उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या तुम भी ये चीज खाना चाहते हो? इस पर रघु तुरंत उससे कहता है, हाँ, हाँ, मगर ये है क्या? यह सुनकर राधिका मुस्कुराती है और कहती है, ये कैंडी है और खाने में मीठी होती है। जय भी उन दोनों को देख रहा होता है। वह राधिका के व्यवहार से बहुत प्रभावित था, क्योंकि एक प्रिंसेस होने के बाद भी उसमें अधिक घमंड नहीं था। वह काफी देर तक उसे देखता है। इसके बाद वह अपना ध्यान दूसरी ओर कर लेता है और बाजार के कुछ अन्य दुकानदारों से मिलता है, जो उसकी जान पहचान के थे। दूसरी तरफ राधिका 4 कैंडी खरीदती है और वह उस दुकानदार को पैसे देने लगती है। तभी वह दुकानदार कहता है, आप यंग मास्टर के साथ है ना? इस पर राधिका कहती है, हाँ। तभी वह दुकानदार कहता है, तो फिर मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। यह बात सुनकर राधिका समझती है कि जय ने उन सबको डरा कर रखा है और वह जय को घूरने लगती है, जो अभी कुछ दुकानदारों से बात कर रहा होता है। और इसके बाद उस दुकानदार से कहती है, तुम्हें यंग मास्टर से डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम ये पैसे रखो। इस पर वह आदमी कहता है, मैं डर रहा हूं, और वो भी यंग मास्टर से। नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं, मैं पैसे इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आज मेरी दुकान यंग मास्टर की वजह से ही है। मैं तो एक मजदूर था जो तिहाड़ी पर काम करता था, लेकिन रॉय फैमिली के यंग मास्टर ने एक बार मुझसे काम करवा कर मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया और मेरी फैमिली को भी परेशान करने लगे। तब यंग मास्टर जय ने मेरी फैमिली को बचाया था और वे मुझे उनके इलाके से लेकर यहाँ आ गए। मेरे साथ ही उन्होंने कई और लोगों को भी उस चिराग के चंगुल से बचाया था और हमारे लिए ये दुकान की व्यवस्था की थी। इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं। ये सुनकर राधिका को अपनी पिछली गलती का एहसास होता है और वह अपने आप से कहता है, किसी के बारे में कोई भी सोच जल्दी नहीं बनानी चाहिए। और वह जय को देखने लगती है, लेकिन ये क्या जय वहां पर नहीं था जहां पर वह पहले था। वह यह देखकर आसपास देखती है। तभी उसे अपने पास से ही आवाज आती है, क्या चाचा जी, काम कैसा चल रहा है? इस पर वह दुकानदार कहता है, सब ठीक चल रहा है यंग मास्टर, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप सही सलामत है। यह सुनकर जय कहता है, मुझे क्या हो सकता था जब तक आप लोगों की दुआ मेरे साथ है। तभी वह राधिका के हाथ में कैंडी देखता है। वह राधिका से कहता है, क्या तुम्हें कैंडी पसंद है? और चाचा जी की तरफ कुछ सिक्के बढ़ाकर कहता है, ये लो चाचा जी, इनके पैसे ये मेरे साथ हैं और आज मैं इन्हें मिंग सिटी घुमाने लाया हूं। वह दुकानदार पहले तो पैसे लेने से मना कर रहा था, लेकिन जय के जोर देने पर उसने पैसे ले लिए। इसके बाद जय राधिका की तरफ देखता है, जो काफी देर से उसे ही घूर रही थी। तभी जय राधिका से कहता है, क्या हुआ प्रिंसेस साहिबा, क्या आपको ये खानी नहीं अपनी? नहीं तो कम से कम अपने पीछे खड़े बेचारे इस बच्चे की तो सोचो, जो तब से तुम्हारे हाथ में कैंडी देखकर अपनी लार बहाए जा रहा है। इस पर राधिका का ध्यान टूटता है और वह उन कैंडीज में से एक रघु को, एक लिली को और एक जय को दे देती है। इसके बाद वे चारों कैंडीज खाते खाते बाजार घूमने लगते हैं। फिर जय बाजार से होते हुए उन्हें एक अनाथ आश्रम ले जाता है और उसके सामने जाकर उसे देखने लगता है और तुरंत उसे कुछ याद आता है और वह अपना सर पीटने लगता है। इसके बाद वह तुरंत भाग कर जाता है और बाजार से कैंडीज का एक
पूरा पैकेट उठाकर ले आता है। इसके बाद वह उस आश्रम में घुसने लगता है। तभी एक कड़क और प्यारी सी आवाज आती है, कोई जरूरत नहीं है यहां आने की, हम सभी तुमसे बहुत नाराज है और तुमसे कभी भी बात नहीं करने वाले। इस पर जय कहता है, रुचि माफ करना, तुम्हारे भाई को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाया। इस पर रुचि कहती है, क्या तुम बताकर नहीं जा सकते थे? अब हम में कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। इस पर जय कहता है, अरे अब माफ भी कर दो, देखो मैं तुम सबके लिए कैंडीज लेकर आया हूं और आज की कैंडीज तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। इस पर वे सभी बच्चे छुपकर उन कैंडीज को देखने लगते हैं जो जय लेकर आया था, लेकिन जय से बात नहीं करते। लेकिन जय उन्हें फिर से कहता है, सोच लो, आज मैं हर किसी को दो दो कैंडीज दूंगा, अगर अब भी तुम नाराज रहे तो मैं अपने नए दोस्तों के साथ ये सार कैंडीज खा जाऊंगा। इस पर वे सभी अचानक कहते हैं, नहीं नहीं, हम नाराज नहीं हैं। इसके बाद जय उन सभी को कैंडीज देने लगता है, लेकिन वह रुचि को देखता है कि वह अभी भी नाराज, तो वह रुचि के पास जाकर कहता है, क्या हुआ, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? इस पर रुचि अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, हाँ हूं मैं नाराज। इस पर जय कहता है, अब नाराजगी छोड़ भी दो, मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाने ले चलूंगा। नए कपड़ों की बात सुनते ही रुचि की नाराजगी भी दूर हो जाती है और वह भी खुशी खुशी कैंडी खाने लगती है। दूसरी ओर राधिका, लिली और रघु यह नजारा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वे जय का कोई दूसरा ही रूप देख रहे थे। हालांकि उन्हें जय से मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन जब भी उन्होंने जय को देखा था तो वह हमेशा गंभीर रूप में ही रहता था। लेकिन यहां जय उन बच्चों के साथ बहुत खुश था और उनके साथ बहुत ही खुशी से खेल रहा था। तभी जय को भी उनका ख्याल आता है और सभी बच्चों से कहता है, हाँ तो बच्चा, पार्टी में तुम्हें अपने नए दोस्तों से मिलवाने वाला हूं। तभी वह राधिका की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो प्रिंसेस रुचि ये है बड़ी वाली प्रिंसेस, प्रिंसेस राधिका, और उनके साथ खड़ियां हैं उनकी बेस्ट फ्रेंड लिली। जय की बात सुनकर राधिका और लिली बच्चों की तरफ अपना हाथ हिलाती है। इसके बाद जय रघु की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह है आपका बड़ा भाई रघु। इसके बाद रघु भी उन बच्चों को देखने लगता है। रघु को पता नहीं क्यों, लेकिन इन बच्चों को देखकर खुशी का एहसास हो रहा था। वह इतनी खुशी किसी इंसान को मारने या उसे तड़पाने में भी महसूस नहीं करता था, जितनी खुशी उसे इन बच्चों से मिल रही थी। वह मन ही मन जय का शुक्रगुजार था, क्योंकि उसकी वजह से ही रघु ने जिंदगी देखी थी, नहीं वह तो उस तालाब की गहराई पड़ा पड़ा सालों और गुजरा देता। इसके बाद वे सभी उन बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। जय उस अनाथ आश्रम के मैनेजमेंट से उनकी जरूरतों को पूछने चला जाता है। तभी हम रुचि और राधिका को देखते हैं। वह राधिका से कहती है, क्या तुम्हें मेरा बड़ा भाई अच्छा लगता है? इस पर राधिका कहती है, कौन बड़ा भाई? यह सुनकर रुचि कहती है, अभी तुम जिसके साथ यहां आई हो वह बड़ा भाई और कौन? यह सुनकर राधिका के कान लाल हो जाते हैं और वह हड़बड़ाते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? राधिका के लाल कानों को देखकर रुचि कहती है, मतलब तुम्हें मेरा भाई अच्छा नहीं लगता है? इस पर राधिका कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तभी रुचि बीच में बोलती है, मतलब अच्छा लगता है। राधिका इसके आगे कुछ और नहीं कहती और बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन राधिका जिसे बच्ची समझ रही थी वह तो बहुत ही समझदार निकली। वह कहती है, बात को घुमाओ मत, सच कहूं मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मेरी तरफ से हाँ है, बस तुम हाँ बोल दो, बाकी जय भैया को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। इस पर राधिका कहती है, तुम अपनी उम्र से बहुत समझदार हो, लेकिन मेरे और जय के बीच ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम समझ रही हो। हमें मिले हुए भी अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। इस पर रुचि कहती है, ओफो, तुमने पहली नजर के प्यार के बारे में नहीं सुना। अगर तुम मेरे भाई को पसंद नहीं करती तो तुम्हारे कान लाल क्यों हो रहे हैं? इस पर राधिका हड़बड़ाते हुए कहती है, कहां? तभी जय वहां पर आ जाता है और कहता है, चलो बच्चों, अब बहुत हो गया खेलना, अब रात हो रही है, जाओ जाकर सो जाओ और अपने नए दोस्तों को भी सोने के लिए जाने दो। इस पर रुचि कहती है, लेकिन मुझे अभी बड़ी प्रिंसेस से और बातें करनी है। लेकिन जय उसे डांटने के अंदाज में कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, आज बड़ी प्रिंसेस ने लंबा सफर तय किया है, वे थक गई होंगी इसलिए उन्हें आराम करना है। अब तुम भी जाओ, जाकर सो जाओ। इस पर रुचि अपना मुंह फुलाते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले राधिका से कहती है, अगर तुम्हारी तरफ से हाँ होगी तो मैं हमेशा तैयार रहूंगी। और वह राधिका को आंख मारते हुए वहां से चली जाती है। जय ये सब देखकर राधिका से कहता है, वह बहुत शरारती है, अगर उसने तुम्हें ज्यादा परेशान किया हो तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। इस पर राधिका कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बहुत प्यारी बच्ची है। इसके बाद राधिका, लिली, रघु और जय वहां से जय के घर की ओर निकल जाते हैं। जय अपने घर पर पहुंचकर कहता है, हाँ तो दोस्तों, मेरे इस शानदार महल में आपका स्वागत है। वे सभी जय के घर को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि जय का घर आसपास के घरों से काफी ज्यादा छोटा था। राधिका उससे पूछती है, तुम्हारा घर बाकी सबसे छोटा क्यों है? जय इसके जवाब में कुछ कहता इससे पहले आवाज आती है, क्योंकि यह हमारी फैमिली का कचरा जो है। इस पर सभी उस आवाज की तरफ मुड़कर देखने लगते हैं। जय देखता है कोई लड़का अपने साथ कुछ 4 या 5 कार्ड्स को लेकर उसकी तरफ आ रहा है। तो कौन है ये लड़का? क्या जय का एक और मुकाबला होगा? आगे जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
एपिसोड 17। हमने अब तक देखा कि जय और बाकी सभी मिंग सिटी में पूरे दिन घूमते हैं और फिर जय के साथ उसके घर आ जाते हैं। तभी जय का भाई ईशान वहां पर आ जाता है। वह आने के साथ ही जय को बेइज्जत करने की कोशिश करते हुए कहता है, क्यों मेरे नालायक भाई, मुझे उम्मीद नहीं कि तुम जिंदा वापस आ जाओगे। इस पर जय कहता है, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि यहां आते ही मेरा एक गधे के साथ पाला पड़ जाएगा। यह कहकर जय उसे नजरअंदाज कर वहां से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ईशान गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गधा कहने की। इस पर कहता है, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे घर आने की। अब अगर तुम्हें पिछली बार का सबक याद है तो तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मुझे तुम्हें वही पुरानी यादें याद दिलाने में कोई परेशानी नहीं है। इस पर ईशान का गुस्सा और बढ़ने लगता है और वह जय को कहता है, कमीने में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके साथ ईशान जय की ओर उसे पंच मारने के लिए बढ़ने लगता है। वह अपनी नीले रंग की एनर्जी के साथ बहुत ही तेजी से जय की ओर बढ़ता है। लेकिन जय के लिए यह स्पीड अब बिल्कुल बच्चे की स्पीड जैसी थी। वह बड़ी आसानी से ईशान के हमले से बच जाता है और दूसरी ओर होते हुए कहता है, अरे मेरे प्यारे भाई, लगता है तुमने मेरी याद में प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तुम तो मुझे पिछली बार से भी कमजोर लग रहे हो। इस पर ईशान कहता है, तुम ज्यादा इतरा क्यों रहे हो, मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूंगा। इस पर जय कहता है, मेरे भाई को मेरी कितनी फिक्र है, वह मुझे आते ही मजा चखाने की बात कर रहा है। लेकिन वो क्या है ना भाई, मैं थोड़ा थक गया हूं, तो इस बारे में कल बात करेंगे। और वह फिर से उसे नजरअंदाज कर वहां से जाने लगता है। लेकिन ईशान तो जैसे उसका पीछा न छोड़ने के इरादे से ही आया था। वह अपने गार्ड से कहता है, जाओ आकर इसके हाथ पैर तोड़ दो, मुझे इसकी चीख सुनाई देनी चाहिए। यह सुनकर जय भी वहीं रुक जाता है और वह कहता है, एक बार और सोच लो, क्या तुम पक्का ये खेल खेलना चाहते हो? बाद में तुम चाहकर भी इस खेल से बाहर नहीं जा पाओगे। इस पर ईशान को लगता है कि शायद जय थोड़ा डर गया है। वह कहता है, क्या हुआ, डर गए क्या? लेकिन अब डरने का क्या फायदा, अब तो तुम्हारे हाथ पैर टूटकर ही रहेंगे। इसके बाद वह अपने गार्डस को इशारा कर देता है और उसके गार्डस जय को घेर लेते हैं। लेकिन जय के चेहरे पर डर का एक निशान नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर तो मुस्कान थी। वह मुस्कुराते हुए कहता है, ईशान तो सुनने वाला है नहीं, लेकिन मैं आखिरी बार तुम सबसे कहता हूं, अगर तुम सबके हाथ या पैर टूट गए तो मेरी फैमिली तुम सबके इलाज का खर्चा नहीं उठाएगी, और तो और तुम सबको फैमिली से निकाल भी दिया जाएगा। यह सुन ईशान तुरंत चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब चिंता मत करो, बस इसके हाथ पैर तोड़ दो, आगे का मामला मैं संभाल लूंगा। इस पर जय कहता है, तो फिर ठीक है। तभी ईशान के गार्डस जय पर हमला कर देते हैं। वे उस पर चारों ओर से हमला करते हैं, लेकिन जय तो पानी की तरह उनसे बचता जा रहा था। उनमें से कोई जय की गति के साथ मिलान नहीं कर पा रहा था। वे सभी उस पर हमला कर रहे थे, तो जय कभी इस ओर से तो कभी उस ओर से उनसे बचता जा रहा था। तभी जय उन पर हमला करता है। वह केवल 1 मिनट के अंदर उन पर लगभग 100 से ज्यादा मुक्के और लात चला देता है। कुछ समय के बाद ही वे सभी गार्ड जमीन पर पड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। उनमें से कोई अपने हाथ को पकड़कर तो कोई अपने पैर को पकड़कर जमीन पर पड़ा रो रहा था। तभी जय ईशान को देखता है, जिसकी हालत ये सब देखकर बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसी हो गई थी। जय उसे देखकर कहता है, तुम्हारे ये गार्ड्स तो मेरा कुछ नहीं कर पाए, अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। यह सुनते ही ईशान का डर बिल्कुल गायब हो जाता है और वह गुस्से का रूप ले लेता है, क्योंकि उसकी नजर में तो जय बिना किसी कल्टीवेशन का एक कचरा था, जिसे कोई भी सामान्य कल्टीवेटर हरा सकता था। लेकिन वह अभी जो देख रहा था वह उसकी उम्मीद के बिल्कुल बाहर था। तभी वह कहता है, हाँ तो क्या हुआ जो तुमने इन सबको हरा दिया, ये सब तो बस मामूली गार्डस हैं। तुम्हें शायद पता नहीं है कि पिछले हफ्ते ही मैंने फाउंडेशन बिल्डिंग के 8वें लेवल का ब्रेक थ्रू किया है। यह सुनकर जय हंसता है और कहता है, तुम चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ, लेकिन तुम जब भी मुझसे भिड़ने की कोशिश करोगे तो नतीजा वही होगा जो पिछली बार हुआ था। यह सुनकर ईशान गुस्से से जय पर अपने पंच से हमला कर देता है, लेकिन जय उसके पंच को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वह उससे कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, इसलिए ये सब रोक दो, वरना ये सब तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। लेकिन ईशान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वह उस पर एक तकनीक जिसका नाम दी 1000 पंचेस से हमला कर देता है। यह एक फर्स्ट क्लास की मीडियम लेवल की तकनीक थी, लेकिन जय केवल अपने पंच की स्पीड से ही उसके इस हमले को नाकाम कर देता है। यह देखकर ईशान दंग रह जाता है, लेकिन तभी जय तुरंत उसके करीब आता है और उसे उसके मुंह से पकड़कर दीवार में दे देता है और वह उस पर अगला हमला करने ही वाला होता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ जय। किसकी थी यह आवाज? आगे जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एपिसोड 18। अभी तक हमने देखा कि ईशान जय को परेशान करने उसके घर आ गया था, जहां पर ईशान और उसके गार्डस के साथ जय की लड़ाई हुई, जिसमें जय ने बड़ी आसानी से उन सबको हरा दिया। जय जब ईशान को एक जोरदार मुक्का मारने ही वाला होता है, तभी उसे एक आवाज आती है, रुक जाओ जय। यह आवाज सुनकर जय पहचान जाता है कि कौन है। यह उसके तीसरे चाचा राजवीर सिंह थे और ईशान के पिता थे। जय उस तरफ देखकर कहता है, रवि चाचा को मेरा प्रणाम। इस पर राजवीर उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है
और जय, तुम अपने भाई को क्यों मार रहे हो? इसका जवाब देते हुए जय कहता है, लेकिन चाचा जी, शुरुआत तो इसने की थी। पहले ये मेरे पास आया था और इसने अपने गार्ड्स को मुझ पर हमला करने के लिए भी कहा। इस पर राजवीर सिंह कहता है, ठीक है ठीक है, अभी जो हुआ भूल जाओ और उसे जाने दो। आखिर वो तुम्हारा भाई ही तो है। इस पर जय कहता है, भाई होने के नाते मैंने उसे पहले ही मौका दिया था। अगर मैं कमजोर होता तो क्या ये मुझे मौका देता? ये सुनकर राजवीर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? मैं मानता हूं कि उससे गलती हो गई, लेकिन अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? इस पर जय कहता है, अगर आप इसे बचाना ही चाहते हैं तो इससे कहिए कि मुझसे माफी मांगे, तो शायद मैं इसे छोड़ दूं। लेकिन यह सुनते ही ईशान का पारा चढ़ जाता है और वह गुस्से में कहता है, क्या कहा मैं माफी मांगूं, और वो भी तुमसे, तुम जैसे कचरे से? जय ईशान की यह बात सुनकर कहता है, ओहो, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, और यह कहकर वह उसके पेट में एक मुक्का मार देता है। वह आगे अपने चाचा राजवीर से कहता है, मैं पिछले 2 महीने से यहां नहीं था। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है कि तुमने क्या क्या किया है, लेकिन आज तुम्हें अपने सारे किए की भरपाई करनी होगी। और यह कहकर जय आवाज देता है, रोशनी और रामू काका जल्दी यहां आइए। यह आवाज सुनकर एक औरत और एक बूढ़ा आदमी उसके घर के बाहर आ जाते हैं। ये दोनों जय के घर में काम करते थे और जय की इज्जत भी करते थे। वे मानते हैं कि जय एक अच्छा लड़का है। भले ही वह एक ताकतवर इंसान नहीं बन सकता, लेकिन वह बहुत ही समझदार इंसान बनेगा। और पूरी सिंह फैमिली में केवल यही दो नौकर जय के घर काम करने आते हैं। लेकिन जब जय यहां नहीं था तो ईशान ने इन्हें बहुत परेशान किया था। इसलिए जय ईशान से कहता है, माफी मांगो इन दोनों से। इस पर ईशान कहता है, मैं इन दो कोड़ी के नौकरों से कभी माफी नहीं मांगने वाला। ये सुनते ही जय ईशान के पेट में जोरदार लात मारता है। ये देखकर राजवीर सिंह भी गुस्से में जय से कहता है, जय, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैं कहता हूं छोड़ दो उसे। ये सुनकर जय कहता है, चाचा जी, ये मेरा और ईशान का मामला है। अगर आपने इसे सही से सिखाया होता कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, तो शायद ये दिन भी नहीं आता। लेकिन अब इसे माफी मांगनी ही होगी। ये सुनने के बाद जय के चाचा राजवीर सिंह का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वह जय पर अपनी एनर्जी के साथ हमला कर देता है। यह हमला बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि जय के चाचा धर्मा लेवल पर थे। लेकिन तभी कहीं से एक एनर्जी बॉल आती है और उस हमले को रोक देती है। ये एनर्जी बॉल जय के चौथे चाचा रवि सिंह थे। वह कहते हैं, राजवीर, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बेटे जैसे लड़के पर हमला करते हुए? ये सुनकर राजवीर कहता है, मैं तो बस एक बिगड़े हुए बच्चे को सुधारने की कोशिश कर रहा था। क्या अब मुझे इतना भी हक नहीं है? ये सुनकर रवि कहता है, यहां पर कौन बिगड़ा बच्चा है और कौन सुधरा बच्चा, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। रही बात सुधारने की, तो किसी को सिखाने के लिए इतना ताकतवर हमला नहीं करते। ये सुनकर राजवीर कहता है, तो तुम ही उससे ये क्यों नहीं कह देते कि मेरे बच्चे को छोड़ दे? इस पर रवि कहता है, देखो, गलती तुम्हारे बच्चे की है और इस कांड में शुरुआत तुम्हारे बच्चे ने की थी, तो उसे माफी तो मांगनी ही होगी। और अगर तुम सबूत की बात करो, तो ये तीनों जो जय के पीछे खड़े हैं, इन लोगों ने अपनी आंखों से सब देखा होगा। ये तुम्हें अभी सब कुछ बता देंगे कि यहां क्या क्या हुआ। ये सुनकर राजवीर अपनी दांत भींचने लगता है और कहता है, तुम ज्यादा उड़ो मत। हाँ, तो क्या गलती मेरे बेटे की थी? इस पर क्या वह अब नौकरों से माफी मांगेगा? ये सुनकर रोशनी और रामू काका भी जैसे कहते हैं, छोटे साहब, रहने दीजिए हमें किसी पर माफी। इससे आगे वे कुछ कहते, इससे पहले ही जय कहता है, नहीं रोशनी बहन और रामू काका, इसने आपको परेशान किया है, इसलिए इसे माफी तो मांगनी ही होगी। इसके बाद वह उसके हाथ की उंगली पकड़कर उसके जरिए अपनी फ्लेम उसकी नसों में घुमाने लगता है, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था। वह इसे बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। लेकिन बाकी सबको वह फ्लेम नहीं दिख रही थी। वे सब सोच रहे थे कि जय ये कर क्या रहा है कि ईशान इस तरह चीख रहा है। दूसरी ओर अपने बेटे की चीख सुनकर राजवीर का गुस्सा भी बढ़ने लगता है, लेकिन वह अब कुछ कर नहीं सकता था। तभी सभी को ईशान की दर्द भरी आवाज आती है, मैं तैयार हूं माफी मांगने के लिए। जय ये सुनकर कहता है, क्या कहा तुमने? कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। इस पर ईशान फिर से कहता है, मैं तैयार हूं माफी मांगने के लिए। यह सुनकर जय ईशान का हाथ छोड़ देता है। ईशान तुरंत माफी मांगता है। फिर उसके पिता उसे वहां से ले जाते हैं और जाते जाते जय से कहते हैं, मैं इसे याद रखूंगा। जय भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता है। तो किस तरह बदला लेगा राजवीर? क्या होगा जय का आगे? जानने के लिए सुनते रहिए। एपिसोड 19। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जय की ईशान के साथ बहस हो गई थी, जिसमें जय के तीसरे चाचा भी वहां आ गए थे और वह जय पर हमला करना चाहते थे। लेकिन जय के चौथे चाचा रवि वहां पर आकर उसे बचा लेते हैं और जय ईशान को माफी मांगने पर मजबूर कर देता है। फिर वह उसे छोड़ देता है। इसके बाद जय के चाचा रवि उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुमने कुछ ज्यादा ही रहम दिखाया। इस पर जय कहता है, छोड़ो चाचा जी, आखिर भाई ही तो है, बस थोड़ा बिगड़ गया है। इस पर रवि कहता है, तुम इस मामले को शायद समझ नहीं रहे हो। तुम पर जो हमला हुआ उसमें शायद ईशान और उसके पिता का हाथ है।
इस पर जय कहता है, लेकिन वो मुझ पर हमला क्यों करेंगे? ये सुनकर रवि मुस्कुराता है और कहता है, ये दुनिया तुमने अभी तक देखी नहीं जय। लेकिन छोड़ो ये सब, क्या तुम अपनी नई दोस्त और इन बाकी दोस्तों से नहीं मिलवाओगे? ये सुनकर जय अपनी गलती समझता है और कहता है, माफ कीजिए चाचा जी, इस सब के चक्कर में भूल ही गया। इसके बाद वह राधिका, लिली और रघु को अपने चाचा रवि से मिलवाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रघु तो एक बीस्ट है, तो अभी तक कोई भी उसके कल्टीवेशन को देखकर हैरान क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब है कि जय ने अपनी तकनीक की मदद से रघु के कल्टीवेशन को छुपा दिया है। जय उन सबको अपने चाचा रवि से मिलवाने के बाद उन्हें घर में ले जाता है, जहां पर वह उन तीनों के लिए कमरे तैयार करवाता है और रामू काका और रोशनी बहन के साथ मिलकर वह पिछले 2 महीने से छूट चुके बाकी सारे काम करता है। राधिका जब से इस शहर में आई थी, वह जय को देखकर हैरान थी, क्योंकि जय का सम्मान सभी लोग एक राजा की तरह करते थे, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे उतनी इज्जत नहीं दी थी। और तो और, एक फैमिली का वारिस होकर भी वह एक आम आदमी की तरह रह रहा था। वह उसकी इस सादगी से प्रभावित हो जाती है। इसके बाद जय रोशनी बहन और रामू काका को 2 दिन की छुट्टी दे देता है, क्योंकि वे लगातार 2 महीने से उसके घर का ध्यान रख रहे होते हैं। वह फिर अपने हाथों से भोजन बनाता और सभी को खाना खाने के लिए बुला लेता है और उनसे खाना खाने की बोल देता है। वे सभी खाना खाने बैठ जाते हैं और जैसे ही वे सभी खाने का एक निवाला मुंह में लेते हैं, वे उसके स्वाद में खो जाते हैं। तभी उन सभी को जय की आवाज आती। वह उनसे पूछता है, क्या हुआ? खाना ठीक ठाक तो बना है ना? इस पर रघु उछलते हुए कहता है, ठीक ठाक मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया। तुम्हें तो बावर्चियों का भगवान मान लेना चाहिए। उन दोनों लड़कियों के भी यही हाल थे। अपनी तारीफ सुनकर जय थोड़ा मुस्कुराता है और वह भी खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वे सभी सोने के लिए चले जाते हैं और जय प्रैक्टिस करने लगता है। वह अपने लेवल को स्थिर करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि हर लेवल के बढ़ने के साथ ही शरीर में खतरनाक ऊर्जा बहने लगती है, जिसे स्थिर करना आवश्यक होता है। नहीं तो यह उस ऊर्जा को उपयोग करने वाले शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। जय करीब 2 घंटे तक प्रैक्टिस करता है और उसके बाद वह गॉडफादर द्वारा दी गई किताबों को पढ़ने लगता है। वह 1 घंटे तक किताबों को पढ़ता है और फिर सो जाता है। जय काफी समय बाद अपने बिस्तर पर सोया था, इसलिए उसे बहुत ही गहरी नींद आ जाती है और उसकी आंख सुबह के करीब 9 बजे खुलती है। जब उसकी आंखें खुलती है, तो वह देखता है कि उसके दादाजी उसके सामने ही खड़े हैं। वह तुरंत उठ जाता है। उसे उठता हुआ देखकर जय के दादाजी कहते हैं, उठ कहे साहबजादे, तो अब क्या आप अपने 2 महीनों की कहानी बताने की कृपा करेंगे? इस पर जय कहता है, दादाजी मैंने आपको बता तो दिया कि क्या हुआ था। इस पर दादाजी कहते हैं, क्या तुमने जो कहा था वह सच था? तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा लेवल क्या पहुंच गया है, क्योंकि मैं इसे देख नहीं पा रहा हूं। इस पर जय दादाजी को अपनी एनर्जी को दिखाता है और कहता है, देखिए दादाजी। दादाजी जय का कल्टीवेशन लेवल देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं, तुम 2 महीने में 9वें लेवल तक पहुंच गई। इस पर जय कहता है, हाँ दादाजी, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि मैं सभी को आने वाला कंपटीशन में अचंभे में डाल दूंगा। इस पर दादाजी कहते हैं, ठीक है, वैसे अब मेरी एक चिंता खत्म हुई, आखिर तुम अब कल्टीवेशन कर सकते हो। तभी जय बोलता है, वैसे दादाजी मेरे पास आपकी चोट को ठीक करने का उपाय है। ये सुनकर दादाजी समझते हैं कि जय बस उन्हें सहानुभूति दे रहा है और कहते हैं, तुम मेरी चिंता मत करो, अब बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। तभी जय कहता है, सच में दादाजी मुझे जो एक्सपर्ट मिले थे वे एक एल्केमिस्ट थे, जिसकी वजह से मैं भी अब एक एल्केमिस्ट हूं और मुझे आपकी चोट का इलाज पता है। इस पर दादाजी उसे घूरते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच में एक एल्केमिस्ट बन गए हो? इस पर जय दादाजी के सवालों से परेशान होते हुए कहता है, उफ़्फो, दादाजी आप कितने सवाल पूछते हैं, अभी मुझे अपना हाथ दीजिए। ये सुनकर दादाजी जय की तरफ अपना हाथ कर देते हैं। जय उनके हाथ की नब्ज को पकड़कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति दादाजी के शरीर में घुमाने लगता है। वह उस चोट की जड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से जय के दादाजी अपनी एनर्जी को उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी वह एक झटके के साथ अपनी आंखों को खोलता है। तो क्या हुआ जय के दादाजी को? क्या जय ठीक कर पाएगा दादाजी को? जानने के लिए सुनते रहिए फार अबव द स्काई एपिसोड 20। हमने अभी तक पढ़ा कि जय दादाजी के शरीर में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को घुमाने लगता है। यह शक्ति दादाजी के शरीर के हर हिस्से से होकर गुजरने लगती है। यह नशों से होती हुई दिल के पास पहुंचती है। तभी जय देखता है कि दादाजी के दिल में काले रंग की कोई चीज है, जो उनकी एनर्जी को उनके शरीर में प्रवाहित होने से रोकती है। इसके साथ जब भी अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, तो ये काले रंग जैसी चीज उनके शरीर में प्रवाहित होने वाले रक्त को भी प्रभावित करती है। जय समझ जाता है और अचानक अपनी आंखों को खोलता है। जय को अचानक से आंखें खोलता देखकर दादाजी कहते हैं, क्या हुआ? जय कुछ मिला क्या? इस पर जय हामा में अपना सर हिलाता है और कहता है, दादाजी आपको शरीर ब्लैक हार्ट पॉइजन है, जो आपकी एनर्जी को शील कर रहा है। इस पर दादाजी कहते हैं, क्या ब्लैक हार्ट पॉइजन? तुमने कुछ गलत देख लिया होगा, ये तो एक फाइट के बाद की चोट है। इस पर जय कहता है, दादाजी क्या आप मुझे उस फाइट के बारे में बता सकते हैं? ये सुनकर दादाजी कहते हैं, हाँ। और वे आगे कहते हैं, ये बात तब की जब तुम 11 साल के थे, तब हमारी फैमिली पर रॉय फैमिली ने हमला कर दिया था।
तब मेरी फाइट रॉय फैमिली के लीडर से हुई थी। मैंने उस फाइट में रॉय फैमिली के लीडर को मार दिया था, लेकिन उसने मरने से पहले मुझ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे ये चोट लगी थी। ये सुनकर जय दादाजी से पूछता है, क्या वह तकनीक एक काले रंग की तकनीक थी? इस पर दादाजी हैरान होते हुए कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर जय कहता है, दादाजी वो कोई टेक्निक नहीं, बल्कि ब्लैक हार्ट पॉइजन था। ये सुनकर जय के दादाजी को गुस्सा आने लगता है। वे कहते हैं, उस बुड्ढे में इतनी भी शर्म नहीं थी कि फाइट के बीच पॉइजन का इस्तेमाल न करे। तभी जय कहता है, दादाजी मैं इस पॉइजन को ठीक कर सकता हूं। ये सुनकर दादाजी भी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक, लेकिन अपने आप पर ज्यादा दबाव मत देना। अगर तुमसे ना हो पाए तो छोड़ देना। ये सुनकर जय कहता है, ठीक है दादाजी, अभी आप पालती मारकर बैठ जाइए। जय की बात सुनकर दादाजी पालती मारकर बैठ जाते हैं। तभी जय उनके पीछे बैठता है और अपनी फ्लेम अपने हाथ में निकालकर उसे दादाजी के शरीर में डाल देता है। इस प्रोसेस में दादाजी को बहुत दर्द होगा, ये जय ने उन्हें पहले ही बता दिया था। अब वह अपनी फ्लेम को दादाजी के शरीर में इधर उधर घुमाने लगता है और उस पॉइजन को हटाने की कोशिश करने लगता है। वह सोच रहा होता है, अच्छा ये ब्लैक हार्ट पॉइजन बहुत ही लो लेवल का है, वरना इसे हटाने के लिए मुझे स्काई फायर चाहिए होती। तभी उसके माइंड स्पेस से आवाज आती है, क्या कर रहे हो जय? किसी भी पॉइजन को हटाते समय तुम्हारा पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह पॉइजन तुम्हें भी अपनी चपेट में ले सकता है। यह सुनकर जय अपनी गलती समझ जाता है और कहता है, माफ कीजिए गॉडफादर। इसके बाद वह अपना पूरा ध्यान अपने दादाजी के शरीर में अपनी फ्लेम पर देने लगता है। करीब 2 घंटे तक यही प्रोसेस चलने के बाद वह पॉइजन धीरे धीरे हटने लगता है और करीब 1 घंटे के बाद वह पॉइजन पूरी तरह हट जाता है। इसके बाद जय अपनी फ्लेम को वापस ले लेता है और फिर दादाजी से कहता है, दादाजी अब अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करके देखिए। ये सुनकर दादाजी ऐसा ही करते हैं और वे अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करने लगते हैं। वे देखते हैं कि अब उन्हें अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और वे खुश होकर कहते हैं, जय क्या पॉइजन सच में हट गए? और वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मुझे पूरा यकीन था कि तुम एक न एक दिन बहुत ही लायक बनोगे। तुम्हारे पिता बिल्कुल सही थे। तुम ही इस परिवार की उम्मीद हो। यह सुनते ही जय को अपने सपनों की याद आ जाती है और वह तुरंत कहता है, दादाजी मुझे अपने माता पिता के बारे में आपसे कुछ पूछना था। ये सुनकर जय के दादाजी दिग्विजय सिंह भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। ये परेशानी ऐसी थी कि उनसे कुछ ऐसा निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए था। जय भी यह देख लेता है और कहता है, दादाजी आप बताएंगे ना? तभी दादाजी कहते हैं, जय बेटा, ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना है, लेकिन अभी इन सब के लिए सही वक्त नहीं आया है। इस पर जय खुद ही सही वक्त, दादाजी मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? सही वक्त कब आएगा? इस पर दादाजी कहते हैं, बहुत ही जल्द वो वक्त आ जाएगा, लेकिन अभी तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो और अधिक ताकतवर बनो। तुम्हें इस साल के कंपटीशन में जीतना है। इस पर जय कहता है, मैं पक्का जीतूंगा दादाजी। इसके बाद दादाजी उसे कहते हैं, तुमने अब प्रैक्टिस तो शुरू कर दी, तो आज हमारे फैमिली के मार्शल आर्ट्स हाउस से अपने लिए टेक्निक ले आना। ये सुन जय कहता है, ठीक है दादाजी मैं ले आऊंगा। जय दूसरी ओर यह भी सोच रहा होता है, आखिर दादाजी उसे उसके माता पिता के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। जब दादाजी वहां से जाने लगते हैं तभी जय उन्हें रोककर कहता है, दादाजी रुकिए। ये सुन दादाजी वहीं रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ जय? दादाजी अब आप ठीक हो गए, लेकिन इस बारे में किसी को बताना मत। इस बार के कंपटीशन में कई लोगों के लिए बहुत से तोहफे देने हैं, इसलिए। दादाजी भी उसका इशारा समझते हुए कहते हैं, लगता है कि अब तुम सच में बड़े हो गए। और वे वहां से चले जाते हैं। फिर जय भी कुछ सोचकर मार्शल आर्ट्स हाउस के लिए निकल जाता है। तो आखिर क्यों नहीं बता रहे दादाजी जय को उसके माता पिता के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए फार अबव द स्काई। दोस्तों आप कहानी तो सुनते हो, पर कमेंट करके बताते नहीं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो कर दिया करो, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।